गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। हाँ भाई, लवली एक्सरसाइज लगाई, पैकेज कर रहे हो मॉड्यूल? आज आज एक होमवर्क दे दूंगा मैं। आज मैंने सोचा तुम लोग को आज से एक होमवर्क दिया जाएगा। तो जैसे आज क्लास होगी, फिर एक क्लास जो है 1-2 दिन बाद होगी। तो आज मैं सोच रहा हूँ एक्सरसाइज 1 काफी लोगों ने लगाई भी होंगी, तो आज एक्सरसाइज 1 पूरी खत्म कर दो। लेवल 1 जो है हमारा, उसे खत्म कर लो। ओके सर। ना तो हालांकि तुम लोग ने कुछ कुछ तो प्रैक्टिस मतलब साथ साथ कर ही रहे होगे। यस सर। हाँ, तो अब उसको एक तरह से वाइंड अप करते हैं ना। एक आध दो सवाल, 4 सवाल ऐसे होंगे जो हो सकता है अभी पढ़ लेंगे और अच्छी तरह से, तो और अच्छी तरह से हो जाएंगे। बट ये मान के चलते हैं कि इस क्लास का जो होमवर्क है वो एक्सरसाइज 1 है। उसमें एक दिन का तुम्हारे पास जो भी टाइम है, 30-40 सवाल है। आराम से एक दिन में जो है अगर आप 10-15 सवाल लगाएंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। और कुछ लोगों ने पहले से लगा भी रखा होगा, कुछ कुछ उसमें डाउट्स होंगे, वो हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना। तो अब एक्सरसाइज 1 होमवर्क ले लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 2 भी हो जाएगी। तो अब हमारा जो मेन पोर्शन है वो आज मैंने जो सोचा है वो ये कि इस चैप्टर का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है क्वांटिटेटिव एनालिसिस रिएक्शंस की। तो उसके बारे में थोड़ा सा आज कुछ और प्रैक्टिस करके और फिर अगली क्लास से कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स स्टार्ट करेंगे। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जब हो जाएंगे तो ये चैप्टर एक तरह से खत्म होगा। तो मैं इस चैप्टर को थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे रहा हूं, बिकॉज ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है और मुझे ऐसा लगता है इस पे बहुत सवाल इस बार बहुत ज्यादा मेंस में सवाल बने। और मैं कुछ सवाल लेके भी आया हूं, तो मैं दिखाऊंगा इस बार जो मेंस में सवाल आए। हालांकि डेटा शायद वो क्लियर नहीं है, मतलब मैंने अभी की साइड से सवाल नहीं उठाए, बट जो हमें पता चले थे, हमने जो डिस्कस किए हैं अपने चैनल पर, उन्हीं उन्हीं सवालों को उठा के ले आया हूं। उनका उनका डेटा हो सकता है गड़बड़, है ना, लेकिन हम उसके सवाल का मतलब समझ जाएंगे कि इस बार एनटीए ने किस किस तरह के सवाल दिए। तो उनमें से 4-5 सवाल मैं लेके भी आया हूं, उसके अलावा भी कुछ सवाल लेके आए। तो आज सोच रहे हैं, जो हमने मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था जिसमें किसी भी रिएक्शन की क्वांटिटेटिव एनालिसिस से रिलेटेड सवाल पूछे जा रहे थे, और साथ में यह भी कहा गया था कि अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व होंगे तो आपको सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट चेक करना चाहिए। और जब लिमिटिंग रिएजेंट पता चलेगा उसके बाद ये वाली बात हमने डिस्कस की है ना, लिमिटिंग रिएजेंट वाली। यस सर। यस सर। लिमिटिंग रिएजेंट का जैसे ही हमें पता चलेगा तो हम सारी एनालिसिस लिमिटिंग रिएजेंट से करवा लेंगे। कितना बना, कितना बचा, कौन क्या, सब कुछ बकवास खत्म। और लिमिटिंग रिएजेंट चेक करने का तरीका क्या है? कॉपी के कोने में जाइए, मोल्स को स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करिए, जिस जिस रिएक्टेंट के लिए वो नंबर सबसे छोटा निकल के आए वो लिमिटिंग रिएजेंट। ये याद आ गया सबको? यस सर। अच्छा, जैसे एक अब क्योंकि क्लैरिटी बहुत ज्यादा है, सिर्फ दिक्कत क्या है मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि किन बच्चों को नहीं समझ में आएगा। ये वो बच्चे होंगे जिनके समझ में नहीं आ रहा है, जो वाई मैप भूल गए या जिन्होंने वाई मैप पढ़ा नहीं। मोल से वेट कैसे निकलता है, वेट से मोल कैसे निकलते हैं, मोल से मॉलिक्यूलर इस क्या कहते हैं उसको, एसटीपी पर वॉल्यूम कैसे निकलता है, अगर एसटीपी पर गैस का वॉल्यूम दिया जाए तो उससे मोल्स कैसे निकलते हैं, पार्टिकल्स दिए जाएं तो मोल्स कैसे निकलते हैं, मोल्स दिए जाएं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे निकलते हैं। याद है वो वाई मैप वाली कहानी, यहां से यहां जाना, यहां से यहां आना, यहां से आना, जिसको वो क्लियर है। फिर इसके बाद कुछ बचा नहीं है इसके अंदर, मतलब सर उसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन। सर आपको सवाल को जितना गंदा बनाना बना सकते हैं, गंदे रिएक्शंस दे दीजिएगा, गंदे गंदे कैलकुलेशन दे दीजिएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत सीधा है। जब कभी भी एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व होंगे, आपको एनालिसिस करने के लिए कहा जाएगा, उस टाइम पर आपका पहला कर्तव्य बनता है कि आप सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट निकालें। और लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए आपको उस सब्सटेंस के मोल को एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखकर उस सब्सटेंस के मोल को उस सब्सटेंस की स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करके एक नंबर निकालना पड़ेगा। जहां पर वो नंबर सबसे छोटा आएगा वही आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा। मुश्किल कहां कहां आएगी? सर वो सब्सटेंस के मोल्स मुझे डायरेक्टली गिवन नहीं होंगे, ये भी हो सकता है, ग्राम दे रखें। मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं कि ए और बी आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, ए के 50 ग्राम है, बी के 70 ग्राम है। सर यहां पर दिक्कत आ जाएगी, ग्राम से मतलब नहीं है, बात किससे किससे रिलेट करनी है? मोल से। ग्राम में भी अगर आपने दे रखा है तो मैंने सबसे पहले उसके मोल्स निकालने, जैसे ही मैं उसके मोल्स निकालूंगा उसके बाद स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करके नंबर आएगा, जिस रिएक्टेंट के लिए वो नंबर छोटा आएगा वही मेरा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। सब लोग इस बात को समझ रहे हैं? क्लियर है यहां तक? यस सर। आगरा वाले बच्चे सब लोगों को समझ में आ रहा है? बेटा जो बच्चे नए थे, मैंने मिलाप सर से भी बात
सर ने बोला था कि मैंने टाइम निकाल के कुछ बच्चों को कुछ चीजें बता दी हैं जो उनकी मिस हुई थी। अब अगर अभी भी किसी की कोई चीज छूट रही हो या मिस हो रही हो तो मैं सर से फिर रिक्वेस्ट कर दूंगा। अगर किसी को कुछ पूछना हो तो 2-10 मिनट का काम होगा, फटाफट सर 2 मिनट में आपको समझा देंगे। तो अगर अभी भी किसी का कुछ छूट रहा हो तो आप सर से रिक्वेस्ट करिएगा कि सर 10 मिनट का टाइम निकाल के कर दीजिए, और अगर उस टाइम वो बिजी होंगे तो आपको किसी अगले दिन बुला लेंगे, लेकिन वो करवा देंगे। समझ रहे हो? तो थोड़ा सा ये काम कर लो और पुराना सब कवर हो जाए, ठीक है ना? तो चलो अब इसी में जरा सा एक आध सवाल लेके चलते हैं। अब जैसे एक सवाल ले लेते हैं, मैंने एक सवाल लिया, ये आसान सा एक सवाल है। अब पहला प्रॉब्लम ले लेते हैं। अब ये तो पुराने चीज से रिलेटेड था, सिर्फ वार्म अप के लिए मैंने ये सवाल लिया है ताकि थोड़ा सा वार्म अप हो जाए सवाल, लेकिन अच्छा है। मैंने देखा एक्सरसाइज 1 में भी इससे रिलेटेड एक आध सवाल दे रखे। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज 27। एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास 27। हालांकि मुझे तो एलिमेंट का नाम भी पता चल गया, एल्युमिनियम है। हालांकि इसका कोई लेना देना नहीं है। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है और एटॉमिक मास 27 होता है, ठीक? इससे कोई लेना देना नहीं, ठीक? मेरे पास एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास 27 है, उसकी वैलेंसी 3 है। वो कह रहा है इसका जो क्लोराइड बनेगा उसका वेपर डेंसिटी क्या होगा। कर लोगे सब लोग? क्या बताया गया था वेपर डेंसिटी निकालने के लिए? जल्दी से बताओ भाई। नैतिक क्या कहते हो दोस्त? वेपर डेंसिटी एक ही तरीके से निकलती है, उसके लिए क्या चाहिए होता है? मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 2। खत्म हो गई। हमें मॉलिक्यूलर वेट दे दिए सर, ये सब बेकार की बातें हटाइए। एक बार मॉलिक्यूलर वेट मिल जाएगा तो 2 से डिवाइड करके वेपर डेंसिटी निकल आएगी। अब मॉलिक्यूलर वेट के लिए जुगाड़ लगाना है। सर मॉलिक्यूलर वेट हम खुद निकाल लेंगे, आप मॉलिक्यूल की शक्ल दिखा दीजिए, खेल खत्म हो गया। और शक्ल तो दिख रही है ना, आप खुद समझिए इस बात को कि जब आप खुद कह रहे हैं कि मेरे पास एक एलिमेंट है M जिसकी वैलेंसी +3, और आपको पता है कि जो क्लोराइड होता है उसकी वैलेंसी -1 होता है। सब लोगों को याद होगा, बचपन में सिखाया जाता है, याद है ये क्रॉस वाला मेथड? तो आपका जो क्लोराइड बनेगा सर, उस क्लोराइड का फॉर्मूला तो वैसे ही क्लियर हो गया, MCl3 इज द क्लोराइड। बात खत्म हो गई। और अगर MCl3 क्लोराइड है तो इस क्लोराइड का जो मॉलिक्यूलर वेट आएगा वो आएगा M का एटॉमिक वेट प्लस 3 क्लोरीन का। 3 क्लोरीन होते हैं 3 × 35.5। ये आपको क्वेश्चन पेपर में दिया जाएगा, नहीं भी दिया जाएगा तो बच्चों को अब ये याद हो जाना चाहिए कि क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक वेट 35.5 होता है। एवरेज क्यों बोल रहा हूं तुम्हें याद आएगा, कई एटम्स ऐसे होते हैं जो अलग अलग आइसोटोप्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जिसकी वजह से उनका एवरेज एटॉमिक वेट निकालना पड़ता है। और वो एवरेज एटॉमिक वेट उनके उन आइसोटोप्स के एटॉमिक वेट और उनकी परसेंटेज अबंडेंस से रिलेट किया जाता है। याद है वो वाला फॉर्मूला सब लोगों को? ठीक, तो उससे आपने क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक वेट निकाल लिया, ठीक? वो 35.5 आ गया। अब ये आपका टोटल जो है मॉलिक्यूलर वेट आ गया। अब मॉलिक्यूलर वेट तो आपको निकालना नहीं, आपको तो वेपर डेंसिटी निकालनी है। और अभी आपने क्या बोला सर, मॉलिक्यूलर वेट जब पता चल जाएगा तो वेपर डेंसिटी भी पता चल जाएगी। तो आप वेपर डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। जो भी ये मॉलिक्यूलर वेट निकल के आया है आप इसको 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, खत्म। क्लियर है? तुम समझ लो मेंस लेवल पर इस तरह के भी सवाल आते हैं। ये मेंस का सवाल नहीं है, लेकिन मेंस लेवल पर इस तरह के सवाल आ रहे हैं। आप जो बच्चा पढ़ के गया समझ रहे हो, और ऐसा नहीं कि हीरो बन के गया। हम देखो अब एडवांस, तुम ऐसे मत सोचो कि मैं एडवांस की बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं भाई एक लेवल तो होगा ना। ऐसा तो है नहीं कि आप एडवांस लेवल पे सीधे चले जाएंगे, आपको इसी तरह से उठना पड़ेगा। और ये रास्ता अगर आपको स्मूथ लगने लगे और इसी रास्ते से कॉन्फिडेंस आ जाए तो फिर आप ऊपर वाले रास्ते को भी कवर कर लेंगे। लेकिन अगर इसी रास्ते में सो गए, मर गए, खत्म हो गए तो फिर ऊपर का लेवल अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं ये रास्ता मुश्किल नहीं है। और मजे की बात क्या, इस रास्ते को तय करने के बाद कॉन्फिडेंस बहुत आता है कि चलो यार एक सीट पक्की हो गई, बात खत्म, एक सीट पक्की कर लेते हैं, और कुछ नहीं तो मेंस में बढ़िया रिजल्ट आ जाएगा, और नहीं तो हिंदुस्तान के टॉप एनआईटी में पढ़ने को मिल जाएगा, बात खत्म। आईआईटी की बात अभी नहीं कर रहे हैं। हाँ, उसके उस कॉन्फिडेंस से हो सकता है सर आईआईटी भी फोड़ दे बड़े अच्छे रैंक। समझ रहे हो? तो ये एक लेवल है। अब ये सब किन लोगों को समझ में आएगा? जिनको कुछ कुछ क्लैरिटी, थोड़ा सा ये कि अगर दो एलिमेंट आपस में मिलकर कोई कंपाउंड बना रहे हैं तो दोनों की वैलेंसी को दाएं बाएं करने से आपको उस मॉलिक्यूल का पता चल जाता है। जैसे ही मॉलिक्यूल का पता चलता है तो आपको मॉलिक्यूलर वेट का पता चल जाता है। मॉलिक्यूलर वेट का पता चलते ही 2 से डिवाइड करके आपको वेपर डेंसिटी पता चल सकती है। इस सवाल को उल्टा भी किया जा सकता था। उल्टा कैसे करते? मैं आपको वेपर डेंसिटी दे रहा हूं और अब आपसे मैं पूछ रहा हूं, बताइए अगर उस कंपाउंड की वैलेंसी 3 है तो उसके मॉलिक्यूलर, और वो जो हमारा क्या था उसका जो क्लोराइड तैयार हुआ उसका फॉर्मूला क्या होगा? बात समझ लो। तो जैसे ही तुम्हें वेपर डेंसिटी मिली उसको 2 से मल्टीप्लाई करके मॉलिक्यूलर वेट मिल जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट मिलते ही अगर आपको ये निकालना है कि क्लोरीन के कितने एटम्स हैं तो यहां क्लोरीन पे x एटम्स मान लेंगे, x को सॉल्व कर लेंगे। कर लोगे ये वाला सवाल भी? समझ आया? यानी आपको इस तरह से कुछ भी पूछ सकता है यार। हम तो कहते हैं और उल्टा कर लो। मॉलिक्यूलर, इस एलिमेंट का एटॉमिक तक वेट आपको अननोन दे देते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको दे देते हैं,
मतलब सुनो, और आपको कुछ वेपर डेंसिटी वगैरह दे देते तो आपको एम का एटॉमिक वेट निकालना, आप एम का एटॉमिक वेट निकाल लीजिए, कुछ भी कर सकते हैं, समझ लो, कुछ भी लिंक किया जा सकता है। तो बहरहाल ये एक छोटा सा सवाल था, आगे बढ़ते हैं, जरा अच्छे सवाल पे आते हैं। ये क्लोराइड का मतलब क्या होता है? क्या कह रहे हो बेटा? वोलेटाइल क्लोराइड। वोलेटाइल क्लोराइड का कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ लॉजिक इतना है, वेपर डेंसिटी की जब आप बात कर रहे हैं तो आपका जो भी क्लोराइड होगा वो वेपराइज्ड फॉर्म में ही होगा, वोलेटाइल ही फॉर्म में होगा। यानी आप जब वेपर डेंसिटी की कैलकुलेशन की बात करते हैं, तो याद है वेपर डेंसिटी का हमने क्या फॉर्मूला लिखा था? एक तरह से देखा जाए तो गैसियस फेज में या ऐसे कंपाउंड जो वॉलेटाइल होते हैं उनके लिए ही इस टर्म को डिफाइन किया जाता। यानी गैस, एक गैस का मॉलिक्यूलर वेट अपॉन हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट अंडर सिमिलर कंडीशन, तो या तो आप गैसियस फेज होंगे या फिर आप वॉलेटाइल कंपाउंड होंगे, तभी आपके लिए वेपर डेंसिटी भी डिफाइन करते हैं, समझ रहे हो ना? अच्छा, अब इसी में जैसे मान लीजिए ये वाला सवाल आ जाता, व्हेन डाई नाइट्रोजन पेंटा, ये देखिए अब तुम कहोगे सर ये वाला सवाल जो है ना, इससे ज्यादा मुश्किल सवाल हम कर चुके हैं, लेकिन सर इस सवाल से पहली लाइन पढ़ते घबराहट होती, इस घबराहट को जो बच्चा समझ जाएगा वो उसकी नैया पार, आप समझ लीजिए यही काम है उस आईआईटी वाले का, डराने का। अब आप देख लीजिए थोड़ा सा गंदे गंदे नाम आएंगे, N2O5 N2O3 NO2 ऐसे ऐसे करके, और थोड़ा सा घबराहट होगी। आप सवाल पढ़िए, आप कहेंगे अजीब लल्लू आदमी हो, इतना लंबा सवाल लिखने की जरूरत की, सीधे सीधे पूछ लेते करना क्या है। वो कह रहा है O2 इतनी बनेगी, बताइए NO2 कितना बनेगा, सवाल खत्म। यानी इस रिएक्शन में साहब के डिकम्पोजिशन से दो लोग बनते हैं, अगर इसका अमाउंट पता चल जाए तो इसका अमाउंट क्या होगा, ये सवाल। एक सेकंड, जरा एक बड़े बच्चे बड़े कर लें। क्या तरीका है, सबसे पहले मुझे सब लोग बताएं, क्या ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस का सवाल है? क्या ये किसी रिएक्शन की एनालिसिस है क्वांटिटेटिव? यस सर। तो फिर पहली रिक्वायरमेंट क्या? बैलेंसिंग। पहली रिएक्शन है इक्वेशन, ठीक। सेकेंड रिक्वायरमेंट है उस इक्वेशन की बैलेंसिंग। चलिए एक एक करके बात करते हैं। तो क्या इक्वेशन गिवन है? यस सर। तो क्या अब फिर सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? सर आप सबसे पहले इसको बैलेंस कर लीजिए, इतना दिमाग मत लगाइए। चलिए बैलेंस कर लेते हैं। N2O5 को तोड़ा, NO2 बना और O2। क्या बैलेंसिंग होगी, कोई बताएगा क्या? यहां 2 लगा देते हैं, यहां 4 लगा देते हैं, हो गई बैलेंस। या ऐसे भी कर सकते थे, यहां 2 न लगाते, यहां 2 और हाफ कर देते, जैसा आपका दिल करे। एक सवाल आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप ऐसे भी कर सकते हैं। यह आ जाएगा 2NO2 प्लस हाफ O2, ये भी ठीक है। ऐसा भी कह सकते हैं, जैसा दिल करे आपको। अब जैसे मान लीजिए यही रिएक्शन ले लेते हैं। अब आप ये बताइए इस रिएक्शन को पढ़ा कैसे जाएगा? जब आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात करते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? इस रिएक्शन को पढ़ते हैं। चलिए पढ़ के देखते हैं। 1 मोल ऑफ N2O5 आफ्टर डिकम्पोजिशन क्या देता है? 2 मोल NO2 के और आधा मोल O2 का। क्लियर है ये? यस सर। यानी अगर O2 के आधे मोल बने तो NO2 के 2 मोल बनेंगे भाई। क्लियर है ये? और O2 के कितने मोल बने तो दिख ही रहे हैं। आप कहोगे सर ये क्या बात होती है, कहां दिख रहे हैं? अब जिसको ये दिखना नहीं आता बस यही आदमी फंस जाएगा, और यही मैंने अभी क्लास शुरू होने से पहले तुम्हें बता दिया था। समझ में सिर्फ उसको नहीं आएगा जिसको वेट देखकर मोल निकालने में शर्म आती, जिसको वेट देख के मोल निकालने में तकलीफ होती है, सिर्फ उसी के समझ में नहीं आए। अब फिर बोल रहा हूं, अगर दिक्कत आती है तो इसको सीख लो। वेट से मोल, मोल से वेट, वेट से मॉलिक्यूलर वेट वगैरह वगैरह वगैरह, ये निकालना क्लियर होना चाहिए। उसके बाद ही ये सब हलवा लगने लगे। अब जिस बच्चे को लगता है सर 1.6 ग्राम O2 में मोल कैसे निकलेंगे, आप बैठे रहिए, फिर खत्म हो गया। क्या वेट से मोल निकाल लेते हैं मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करके? वह खत्म हो गया सर, अब तो कुछ करना ही नहीं। यानी आप सवाल आपका क्या कहता है कि भाई आपकी जो O2 बन रही है, मोल्स ऑफ O2 कितने बने? मोल्स ऑफ O2। और ये पूरा जो मोल कॉन्सेप्ट है ये मोल से लिंक है, इसका वेट से कोई रिश्ता नहीं। बात समझना, अगर उसने वेट दे रखा है, कुछ भी दे रखा है, आपके सारे रिलेशंस जो वो मोल में चलेंगे। 1 मोल N2O5 की हीटिंग करने से 2 मोल NO2 और आधा मोल O2 बनता है। या ऐसे कर लेते हैं, 2 मोल N2O5 की हीटिंग करने से 4 मोल NO2 और 1 मोल O2 बनती। यानी ये कंफर्म है O2 और NO2 के मोल्स का जो रेशो है वो 1:4 होगा। दिख रहा है? हाफ और 2 का रेशो भी 1:4 होता है, और 1 और 4 का रेशो।
यानी अगर O2 का 1 मोल बनेगा तो NO2 के 4 मोल बनेंगे, बात खत्म हो गई सर। आपके O2 के कितने बन रहे हैं? 1.6 ग्राम से मोल आ जाएंगे भाई साहब, 1.6 डिवाइडेड बाय 32 मोल। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो NO2 के मोल्स आएंगे, NO2 के जो मोल्स आएंगे वो इन मोल्स के 4 गुने होने चाहिए। खेल खत्म। और अगर आपको मोल की जगह वेट निकालना हो तो अब मोल्स निकाल कर वेट निकाल लीजिए। ये आने इन सब चीजों में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मोल्स के बाद वेट कैसे निकलता है? मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करके। तो अब आपने इसको अगर चाहो तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1.6 अपॉन 8 इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NO2, और NO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? 46। ये आपका आंसर आ गया। अब इसको थोड़ा बहुत जो है सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लो। मुझे लगता है कितना, 9.2 ग्राम। एक बार चेक करना जरा। क्लियर है ये सबको? आगरा सेंटर में किसी को कोई चीज पूछनी है बेटा? सबको ये समझ में आ गया? अभी हम इस तरह के और भी कुछ सवाल करेंगे, लेकिन देखो समझ वाली बात वही है। मतलब अब सर आप इससे इस तरह के सवाल और मत करिए, बात तो सही, लेकिन क्यों क्यों वो सिर्फ वो बच्चा जानता है जिसको ये समझ में आता है। सर कहानी एकदम क्लियर है, हमें कुछ करना ही नहीं है, कहानी मोल में चलेगी। इक्वेशन आप दे दीजिएगा, नहीं देते हैं तो इतनी सिंपल इक्वेशन होगी कि मुझे पता होगी, उसके बाद मैं उसको बैलेंस करूंगा, बैलेंस करने के बाद मेरा खेल खत्म। इतना काम करना है बस। अब यही में अगर मैं उलझा रह गया कि सर वेट दे रखा था, मोल कैसे निकलेंगे, मोल दे रखे थे, वेट कैसे निकलेगा, तो बस यहां गड़बड़ है। आप घर जाकर इसको मजबूत कर लो, फिर यहां पर कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए ये आगे बढ़े। यस सर। ये मैंने कैलकुलेशन वगैरह सही किया ना? 9.2 आ रहा है ना? यस सर। यस सर। एक और सवाल करते हैं, चलिए ये ले लेते हैं। एन एलॉय ऑफ आयरन। सब घबराहट, समझ रहे हो? वही उल्टा सीधा डराने का तरीका, बेवकूफ बनाने का तरीका, सब वही चल रहा है, सब बकवास एकदम। एलॉय आयरन, इससे रिएक्शन उससे रिएक्शन, कुछ नहीं है सर। रिएक्शन की बात कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस का सवाल है। पहले बैलेंस कर लीजिएगा, मेरे 1 मोल, आपके 4 मोल, आपके 20 मोल, सब वही पुरानी कहानी चल रही है। चलिए पढ़ लेते हैं। आयरन का एक अलॉय है जो कार्बन का है, उसको हमने सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराया है। रिएक्शन उसने सवाल में दे रखी। इफ अ सैंपल ऑफ एलॉय वेइंग 140 ग्राम गिव 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। यानी एलॉय का जो सैंपल है वो 140 ग्राम है और उसने 6 ग्राम हाइड्रोजन दी। हाइड्रोजन का जो मोल है वो 6 ग्राम, मतलब वेट है वो 6 ग्राम। अब ये बताओ जरा, फिर वो पूछ रहा व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ आयरन इन द एलॉय। इस एलॉय में आयरन कितना? अब आप अकल लगाइए जरा, आयरन के अंदर आयरन की परसेंटेज कितनी है? तुम ये बताओ। इस इक्वेशन को देखकर अगर मैं तुम्हें हाइड्रोजन के मोल दे दूं तो क्या तुम्हें ये पता चल जाएगा कि एक्चुअली आयरन के कितने मोल होने ये हाइड्रोजन के मोल बनाए? इस इक्वेशन को पढ़ के क्या लगता है? 2 मोल आयरन के कितने मोल हाइड्रोजन के मोल बनेंगे? 3 मोल। यस सर। और इस 6 ग्राम से हाइड्रोजन के कितने मोल आ रहे हैं, जरा जल्दी से बताओ। 6 ग्राम हाइड्रोजन का मतलब कितने मोल? 3 मोल। गैस है ना H2, H2 का मतलब एटॉमिक मॉलिक्यूलर वेट 2 हो गया ना, तो इसका मतलब 6 ग्राम के मतलब कितने मोल? 3 मोल। यानी मेरे हिसाब से आपकी इक्वेशन ये कहती है कि 3 मोल हाइड्रोजन के तब बनेंगे जब 2 मोल आयरन के रिएक्ट करेंगे। ये आपकी रिएक्शन कहती है। अच्छा, आपको एक्चुअली हाइड्रोजन के कितने मोल मिले सवाल में? 6 ग्राम। 6 ग्राम का मतलब 3 मोल। हमने कहा ये तो 3 ही मोल है, यानी अगर ये 3 मोल है तो इसका मतलब 3 मोल हाइड्रोजन के 2 मोल आयरन से बनते हैं। तो इस और सवाल में भी 3 ही मोल हाइड्रोजन बनाने हैं, तो आपके पास जो आयरन होगा प्योर आयरन, वो प्योर आयरन आपके पास पक्का 2 मोल होगा। और 2 मोल आयरन का जो वेट होता है वो 56 इंटू 2 112 ग्राम होता है। यानी 112 ग्राम आयरन अगर आप यूज करेंगे तो वो 3 मोल हाइड्रोजन के तैयार करेगा। जबकि आपके पास जो एलॉय है वो कितना था? 140 ग्राम। इसका मतलब यह हुआ इस 140 ग्राम एलॉय में 112 ग्राम प्योर आयरन है। सो द परसेंटेज ऑफ प्योर आयरन कितना होगा? परसेंटेज ऑफ आयरन विल बी 112 डिवाइडेड बाय 140 इंटू 100। ये वो प्योर आयरन की परसेंटेज होगी जो हमें निकालनी। सब लोग आराम से समझने की कोशिश करो।
इसको सब लोग समझो पहले कि आपने सबसे पहले बैलेंस इक्वेशन देखी, बैलेंस इक्वेशन को देखने के बाद आपने रिएक्शन को पढ़ लिया। पढ़ने के टाइम आपको क्या पता चला कि हाइड्रोजन के 3 मोल बनाने के लिए आयरन के 2 मोल चाहिए, और आपको सवाल में हाइड्रोजन के बनाने भी 3 ही मोल है। इसका मतलब ये हुआ आपके पास प्योर आयरन कितना होना चाहिए एलॉय के अंदर? 2 मोल, और 2 मोल आयरन का मतलब 112 ग्राम। इस सवाल में लिखा नहीं है, लेकिन देना चाहिए था कि आयरन का जो एटॉमिक वेट होता है वो 56 होता है। ये सवाल में देना चाहिए था, लेकिन ये इतना कॉमन है कि धीरे धीरे करके तुम्हें याद हो जाएगा, इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये धीरे धीरे याद हो जाएगा। यानी आयरन का एटॉमिक वेट 56 है, 2 मोल आयरन का मतलब 112 ग्राम। ये क्लियर है? 2 मोल आयरन का मतलब 112 ग्राम, यानी 112 ग्राम जो है आयरन आपको होगा, तब जाके आप 3 मोल हाइड्रोजन बनाएंगे। लेकिन आप तो 140 ग्राम एलॉय लेके आए, इसका मतलब इस 140 ग्राम एलॉय में आयरन कितना है जिसने हाइड्रोजन बनाया? 3, 112 ग्राम। तो आयरन की परसेंटेज कितनी हुई? आयरन की परसेंटेज हुई 112 अपॉन 140 इंटू 100। आप आयरन की परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। 80%। 80%। अक्षरा सिंह, समझ में आया बेटा? यस सर। लवली, कोमल, Yes, sir. Yes, sir. निहारिका, Yes, sir. नैतिक, Yes, sir. अर्शदीप, यस सर। आगरा वाले बच्चे बिल्कुल, कोई किसी को कोई डाउट हो? देखो ऐसा है, अगर शुरू में चीजें क्लियर हो जाएंगी ना तो फिर आगे दिक्कत ही नहीं आएगी। और सबसे अच्छी बात क्या है, तुम्हें शुरू में अगर डाउट पूछने की आदत बन गई तो आगे भी दिक्कत वैसे भी नहीं आएगी। इसलिए अगर किसी के दिमाग में कोई डाउट रहा करे, अगर तुम्हें लगता है हमसे नहीं पूछ रहे हो, लेकिन वो डाउट आज घर जाने से पहले क्लियर होना चाहिए। अब या तो अपने दोस्त से पूछ लिया या वहां पर किसी से पूछ लिया, इसको पालो मत, फिर इंटरेस्ट खत्म होने लगता है। तो अगर किसी को कुछ भी डाउट हो रहा हो, सवाल अच्छे हैं, तुम लोग ने हो सकता है इस तरह के सवाल पहली बार देखे हो, सवाल है तो छोटे छोटे से सवाल, लेकिन अगर पकड़ में आ जाए बात कि यार कर क्या रहे हैं, आसान क्यों लग रहा है, ये सर बार बार बोल रहा है आसान है आसान है, ये ऐसा आसान क्यों है, तो तुम्हें अगर वो बात पकड़ में आ जाए ना, काम चल जाए। और बात बहुत सीधी सी है, एक इक्वेशन होती है, उस इक्वेशन को पढ़ लिया जाता है। पढ़ेंगे कैसे? 2 मोल आयरन के 3 मोल हाइड्रोजन बनाएंगे, ये हमने पढ़ लिया। ठीक, अब हम सवाल के पास गए, हमने सवाल से पूछा हाँ भाई तुम्हारी हाइड्रोजन कितनी है? उसने कहा हमारी भी 3 ही मोल है। तो मैंने कहा अरे रिएक्शन तो खुद ही कह रही है कि 2 मोल आयरन होंगे तब 3 मोल हाइड्रोजन बनेगी। इसका मतलब ये हुआ 3 मोल हाइड्रोजन बनाने के लिए आयरन के 2 मोल होने जरूरी है, और आयरन के 2 मोल तभी होंगे जब उसका वेट 112 ग्राम होगा, और एलॉय लिया है 140। यानी उस 140 एलॉय में, ये जो आपका 140 एलॉय है, इस 140 एलॉय में आयरन जो है, ये आयरन, ये 112 ग्राम, और बाकी बचा हुआ एलॉय का कार्बन, ये जो भी एलॉय, जिस चीज का भी एलॉय है, आयरन और कार्बन, यानी बाकी बचा आदमी कार्बन हो गया, और ये हो गया मेरा आयरन 112 ग्राम। तो परसेंटेज कैसे निकलेगी? 140 ग्राम का एलॉय जिसमें आयरन भी है कार्बन भी है, और आयरन का वेट 112 ग्राम है, तो इसका मतलब ये हुआ परसेंटेज 80% आयरन का निकल। खत्म। आगे बढ़े, समझ में आ गया बेटा सबके? चलिए एक और ले लेते हैं। देखिए अब थोड़ा थोड़ा घबराहट, ऐसे नाम देखकर वही बकवास एकदम, कोई मतलब है ही नहीं, कुछ घबराने का मतलब ही नहीं, क्योंकि हमें पता है वो यही सब चीजों का फायदा उठाता है, इसी घबराहट का फायदा उठाता है। सवाल देख लीजिए आपके पास क्या है, क्या ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस है? अभी पता चल जाएगा। कॉपर मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड, ठीक है, रिएक्शन भी आपने दे दी, बहुत अच्छा किया। वैसे अगर ये रिएक्शन ना देता तो रिएक्शन आपको खुद से लिखनी पड़ती, और ये कॉमन सी रिएक्शन है जो नाइट्रोजन फैमिली में आपको पी ब्लॉक के अंदर बताई भी जाती है, और आगे भी कभी ना कभी देखने को मिलेगी। कॉपर जो है वो HNO3 से रिएक्ट करके CuNO3 होल ट्वाइस प्लस NO प्लस H2O बना रहा है। ये हमारा इक्वेशन हो गया। ठीक, अब आपसे पूछा यह जा रहा है कि अगर क्यूप्रिक नाइट्रेट 5.625 ग्राम बना तो नाइट्रिक ऑक्साइड कितने ग्राम बना, यह सवाल। यानी अगर ये साहब आपके मोल्स, अगर आपको इनके मोल्स पता चल गए, इन साहब के मोल्स पता चल गए, तो इनके मोल कितने होंगे। ये तो वैसे सवाल हो गया जैसे अभी हमने NO2 वाला सवाल किया था। इक्वेशन के हिसाब से बताओ, क्या ये बैलेंस इक्वेशन दे रखी है? यस सर। बैलेंस है। और अगर ये रिएक्शन बैलेंस है तो क्या ये कहा जा सकता है कि अगर क्यूप्रिक नाइट्रेट के 3 मोल बने तो नाइट्रिक ऑक्साइड के 2 मोल बनने चाहिए? यस सर। क्या यहां से ये नहीं पता चल जाएगा कि क्यूप्रिक नाइट्रेट के कितने मोल बने? यस सर।
वेट देख के मोल निकालने में जिनको घबराहट होती है वो ये ना पढ़ें, उनके लिए वर्जित है ये चैप्टर। लेकिन जिनको सीखना है, अगर उनको घबराहट हो रही है तो वो आज घर में जाके इस बात को सीख लें कि मोल से वेट, वेट से मोल, मोल से मॉलिक्यूलर वेट और एसटीपी पर वॉल्यूम वगैरह ये सब कैसे निकाला जाता है। उनके लिए चैप्टर हलवा हो जाएगा एकदम, ठीक। इसलिए सबसे पहले क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें क्यूप्रिक नाइट्रेट के मोल्स निकाल लेने चाहिए। अब देखो इस सवाल में भी गिवन नहीं है लेकिन दिया जाता है, हम तुम्हें दे लेते हैं। ये सवाल में गिवन नहीं है लेकिन दिया जाएगा, कॉपर का एटॉमिक वेट 63.5 होता है, ये सवाल में दिया जाएगा। चलिए ठीक है, अब हम मोल्स निकाल लेते हैं। मोल्स ऑफ क्यूप्रिक नाइट्रेट कितने बन गए? क्यूप्रिक नाइट्रेट के जो मोल्स हैं वो उसका वेट है 5.625 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। कोई बताएगा क्यूप्रिक नाइट्रेट का मॉलिक्यूलर वेट कितना हुआ? 63.5 का डबल हुआ 127, और नाइट्रेट होता है 62 का डबल हुआ 124, 11 251। सही कर रहा हूं मैं? एक बार चेक करो जरा, क्यूप्रिक नाइट्रेट का मॉलिक्यूलर वेट 251। यस सर। ठीक है, तो यानी ये आ गया आपका 251, ये आपके मोल्स आ गए। अच्छा, अब बताइए आपकी इक्वेशन क्या कहती है? इक्वेशन कहती है कि अगर क्यूप्रिक नाइट्रेट के 3 मोल बनेंगे तो नाइट्रिक ऑक्साइड के 2 बनने चाहिए, यानी अगर क्यूप्रिक ऑक्साइड का 1 मोल बनेगा तो नाइट्रिक ऑक्साइड के 2/3 बनने चाहिए, और अगर क्यूप्रिक ऑक्साइड के इतने मोल बने तो इसके 2/3 बनने चाहिए। बताओ, समझे बात को? मोल्स ऑफ NO कितने बनने चाहिए? 2/3 ऑफ 5.625 5.625 डिवाइडेड बाय 251 मोल। ये मोल्स के टर्म्स में आंसर आना चाहिए। अगर वेट निकालना हो तो वेट भी निकाल लेंगे, पहले तुम मोल्स के टर्म्स में आंसर समझो। क्या किया है मैंने? इक्वेशन के अकॉर्डिंगली 3 मोल क्यूप्रिक नाइट्रेट अगर बनता है, CuNO3 होल ट्वाइस बनता है, तो 2 मोल NO भी बनेगा। अगर 1 मोल क्यूप्रिक नाइट्रेट बनता तो 2/3 मोल NO बनता। लेकिन आपके सवाल के हिसाब से तो क्यूप्रिक नाइट्रेट 5.625 अपॉन 251 मोल बना, तो इसका मतलब यह हुआ कि वो बनेगा 2/3 ऑफ 5.625 डिवाइडेड बाय 251 मोल। ये मेरा नाइट्रिक ऑक्साइड के मोल आ गए। अगर आपको वेट निकालना हो तो वेट ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड निकाल लीजिए। मोल आने के बाद वेट निकालने के लिए मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दिस इज 5.625 अपॉन 251 इनटू नाइट्रिक ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? N का 14, 16, 30। ये आपका आंसर आ गया। जो है वो अब कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन जिन लोगों की अच्छी है, एक्यूरेट करते हैं, फास्ट करते हैं, उनको फायदा होगा। किसी को कोई चीज ना समझ में आए तो वो पूछ सकता है। हर सवाल एक ही जैसा है। रिएक्शन लिखो, उसको पढ़ो, और पढ़ने के बाद क्वांटिटेटिव एनालिसिस स्टार्ट करो। लेकिन वेट से मोल और मोल से वेट कैसे निकलता है, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। किसी को कोई चीज पूछनी हो तो वो पूछ सकता है भाई। वैभव क्लियर है बेटा? यस सर। कुछ भी डिस्कस करना हो, कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकते हो भाई। किसी को तरीके में कोई कमी लग रही हो या कुछ कम समझ में आया हो, देखो तुम अपने हिसाब से भी समझ सकते हो। मेरा जो तरीका है इस तरह के सवाल करने का या पूरे मोल कॉन्सेप्ट को करने का, किसी भी क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने का, जो मेरा तरीका है मैं उसी तरीके से तुम्हें बता रहा हूं। मैं सबसे पहले रिएक्शन लिखता हूं, रिएक्शन लिखने के बाद उसको बैलेंस कर लेता हूं,
बैलेंस करने के बाद उस रिएक्शन को पहले खुद से पढ़ लेता हूं, सवाल नहीं देखता हूं मैं, सवाल में क्या पूछा गया क्या नहीं पूछा गया ये नहीं देखता हूं, मैं सबसे पहले रिएक्शन लिखते ही बैलेंस करता हूं, और बैलेंस करने के बाद मैं पढ़ लेता हूं कि 3 मोल कॉपर के जब 8 मोल HNO3 से रिएक्ट करेंगे तो 3 मोल क्यूप्रिक नाइट्रेट के और 2 मोल नाइट्रिक ऑक्साइड के बनेंगे। ये मैंने पढ़ लिया। अब मैं सवाल के पास गया, मैंने कहा भाई तुम बताओ तुम क्या पूछ रहे हो। तो सवाल ये कहता है कि एक्चुअली क्यूप्रिक नाइट्रेट के इतने मोल बनाने, यहां से मोल आ जाएंगे, अगर क्यूप्रिक नाइट्रेट के इतने मोल बनाने तो नाइट्रिक ऑक्साइड कितना बनेगा। तो मैंने क्या पढ़ा था, 3 मोल बनेंगे तो NO2 मोल बनेगा, तो फिर इतने मोल बनाने के लिए कितने मोल नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा, यूनिटरी मेथड लगा के आपका काम खत्म। समझ में आया सबके? ठीक है भाई, आगरा में जो बच्चे बैठे हैं सबको क्लियर है ये? ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं थोड़े से अच्छे सवाल पे, आते हैं थोड़े से अच्छे सवाल। पहले अपने आप पढ़ो, और यहां से एक छोटी सी चीज सीखने को मिलेगी, जो कि हालांकि कोई टॉपिक नहीं है, बट मैंने जानबूझ के ये सवाल लिया है ताकि मैंने देखा इस पे सवाल पूछते हैं IIT के पेपर में, तो यहां से एक छोटा सा टॉपिक बनेगा, मैं उसको लिखना चाह रहा हूं। ये उसी को लेके ये सवाल भी बनाया गया, एंड दैट इज परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड इज एक्चुअल यील्ड, इसका मतलब मैं समझाता हूं तुम्हें, अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड। into 100, इसका ये मतलब। अब यार ये एक्चुअल थ्योरेटिकल फंडा क्या है? कोई फंडा नहीं, मतलब ऐसे हम बिल्कुल देसी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। रिएक्शन ये कहती है कि मेरे 50 ग्राम बनने चाहिए, लेकिन बने 40 ग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा प्रोसेस है वो 100% एफिशिएंट नहीं, 50 बनने चाहिए, बने 40, तो जो एक्चुअल बना वो तो 40 है। थ्योरेटिकली कितना बनना चाहिए? 50। तो जो यील्ड होगी, यील्ड का मतलब समझते हो, यील्ड एक इंग्लिश का वर्ड है, यील्ड मतलब क्या मिला, तो जो परसेंटेज है जो मिला वो है 40/50 यानी एक्चुअली जो बना अपॉन थ्योरेटिकली जो बनना चाहिए इंटू 100, और एक्चुअल जो बनेगा वो आपको सवाल में दिया जाएगा। थ्योरेटिकली आप निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द बैलेंस इक्वेशन, समझो, यानी बैलेंस इक्वेशन को यूज करके आप थ्योरेटिकली कितना बना ये आप निकाल लीजिए, एक्चुअली कितना बना वो आपको सवाल में दे देगा। आप उन दोनों डेटा को यूज करके परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे इस सवाल में भी देखिए, वो कह रहा है कि कुछ कुछ रिएक्शन हो रही है, हम अभी देखते हैं क्या रिएक्शन हो रही है। आप 32 ग्राम टाइटेनियम बना, एक्चुअली 32 ग्राम बना। अब तुम सोचो, अगर तुमने बनाया और तुम्हारे हिसाब से बना 40 ग्राम, तुम कहोगे यार ये क्या बात होती है, बनना तो 40 ग्राम चाहिए, ये 32 क्यों बना? इसका मतलब ये हुआ वो प्रोसेस 100% एफिशिएंट प्रोसेस नहीं था, जिसकी वजह से आपको एक परसेंटेज यील्ड उस प्रोसेस की कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि जितना बना अपॉन जितना बनना चाहिए था इंटू 100, यानी एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल प्रोडक्शन इंटू 100 विल बी द परसेंटेज यील्ड ऑफ द प्रोसेस। क्लियर है ये वाली बात? तो अब सबसे पहले सोच के देखें, क्या तुम ये पहचान पा रहे हो कि टाइटेनियम कितना बना और कितना बनना चाहिए था? ये निकालने के लिए आपको एक रिएक्शन की क्वांटिटेटिव एनालिसिस करनी पड़ेगी, और वो रिएक्शन सवाल में दे नहीं रखी है। अच्छा, अपनी अकल लगा के देखते हैं, क्या तुम देख पा रहे हो कि ये रिएक्शन क्या हो रही है? एक बार जरा बताओ, कितने ग्राम क्या लिया गया है? एक तो TiCl4 लिया गया है, और वो रिएक्ट किससे कर रहा है? मैग्नीशियम से। सर रिएक्शन तो हमें ऐसे ही समझ में आ गई, TiCl4 जो है वो मैग्नीशियम से रिएक्ट कर रहा है, और ये भी क्लियर है कि टाइटेनियम तो बनेगा ही बनेगा। बताओ समझे भाई, टाइटेनियम तो बनना ही बनाना है, तो अगर टाइटेनियम बनाना ही बनाना है तो बचा कौन फिर? बताओ दूसरा आदमी कौन बना? MgCl2 अलग हो गया, बिल्कुल सीधा। तो ये हमारी रिएक्शन है। उसके बाद क्या करते हैं रिएक्शन लिखने के बाद? बैलेंसिंग बहुत जरूरी है सर, तो चलिए बैलेंसिंग कर लेते हैं। यहां Cl4 है, वहां Cl आपके 2 हैं, तो मुझे लगता है यहां छोटा सा चेंज कर दिया जाए तो काम चल जाएगा। ये आपकी बैलेंस इक्वेशन, ठीक। अच्छा, जैसे रिएक्शन बैलेंस होती है मैं सवाल पढ़ता ही नहीं, जैसे रिएक्शन बैलेंस होती है मैं सबसे पहले रिएक्शन पढ़ता हूं। क्या लगता है तुम, कोई बताएगा जल्दी से रिएक्शन को कैसे पढ़ा जाएगा? 1 मोल TiCl4 2 मोल मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करके 1 मोल टाइटेनियम और 2 मोल MgCl2 बना रहे हैं, यही रिएक्शन है? यस सर। अब सवाल के पास चलते हैं। सवाल क्या कहता है? सवाल कह रहा है कि भाई साहब टाइटेनियम क्लोराइड के इतने ग्राम, बताओ मोल मिल गए? यस सर। यस सर। मैग्नीशियम के 96 ग्राम, मोल मिल गए? यस सर। जब 2 रिएक्टर मोल मिल जाएंगे तो टाइटेनियम कितना बना ये कौन डिसाइड करेगा? सर 2 लोग रिएक्ट कर रहे हैं, लिमिटिंग एजेंट LR डिसाइड करेगा। बताओ ये बात याद आ गई? यानी सबसे पहले टाइटेनियम के मोल ले लेते हैं। ये टाइटेनियम क्लोराइड के मोल हो गए 358
बातें मोल्स में होती हैं, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ TiCl4। TiCl4 का मॉलिक्यूलर वेट होगा 48 और Cl4 का मतलब हुआ 142, इनको जोड़ते हैं 19 गए आपके TiCl4 के मोल। चलिए उधर चलते हैं, मैग्नीशियम के कितने मोल हो गए? 96 डिवाइडेड बाय 24, इसके दे रखे हैं 4 मोल। 4। यानी मैग्नीशियम के 4 मोल हैं, इसके इतने मोल हैं। अब बताइए लिमिटिंग रेजेंट निकालने के लिए क्या करें? कोने में चलते हैं और उसके बाद क्या करेंगे? मोल्स को स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, जो नंबर छोटा आएगा वही लिमिटिंग रेजेंट होगा। क्लियर है? चलिए कोने में चलते हैं, कोने में चलते हैं। टाइटेनियम का आ गए मोल 358 डिवाइडेड बाय 190, उसको स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 से डिवाइड किया, और मैग्नीशियम के लिए आ गया 4 मोल, उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 से डिवाइड किया। बताइए छोटा नंबर कौन सा आ रहा है भाई इन दोनों में से? पहला ही लग रहा है, यानी कि TiCl4 मेरा छोटा नंबर है, इसलिए ये मेरा लिमिटिंग रिएजेंट, ये तैयार हुआ मेरा LR। क्लियर है? और जब LR तैयार हो जाता है तो प्रोडक्ट की एनालिसिस LR करता है। बताओ कैसे करता है? किसी ने रिवाइज किया घर में? क्या बोलेगा TiCl4? अगर मेरे 1 मोल होते तो कितने मोल टाइटेनियम के बनाता? 1 मोल Ti बनाता। लेकिन मेरे तो सवाल में 358/190 दिए गए हैं, तो टाइटेनियम के भी 358/190 ही बनाऊंगा। बताओ समझ में आई बात? यस सर। आपको टाइटेनियम के मोल पता चल गए, इसलिए टाइटेनियम का वेट पता चल गया। वेट ऑफ Ti कितना बनना चाहिए हमारे हिसाब से? हमारे हिसाब से बनना चाहिए 358/190 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ टाइटेनियम। टाइटेनियम का वेट है 48, आपने इसको 48 से मल्टीप्लाई कर दिया। जल्दी से जरा सॉल्व करके बताओ एक्चुअली कितना बनना चाहिए था रिएक्शन के अकॉर्डिंगली। बताओ जल्दी से सॉल्व करो जरा। थ्री 358 इंटू 48 डिवाइडेड बाय 190, 90 आ रहा है यार, ये तो 90.44, यानी इसको 100। फिर आपका माइक ऑफ है। आप डिस्कनेक्ट हो गए थे। अच्छा अब आ रहा है? यस यस। ठीक है, मतलब तुम सब लोग असल में तुम लोग छोटे हो अभी और 11th में अभी आए हो, तो तुम लोग को मतलब कई बार बड़ा वैसा लगता है यार ऐसा क्या है इसमें। मतलब कई बार बच्चों को, कई बच्चे तो बहुत जल्दी पकड़ भी लेते हैं इन बातों कि अरे सर हमें लग रहा है सारे सवाल एक जैसे होते हैं। मतलब बहुत जल्दी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये बात समझ में आ जाती है, सर अब आप हमारे साथ टाइम पास कर रहे हैं, अब आप खेलते रहेंगे सर, आप उल्टे सीधे सवाल देते रहेंगे और आप खेलते रहेंगे, सिर्फ कैलकुलेशन बचेगी, कुछ नहीं बचेगा। कॉन्सेप्ट एक ही है बस,
रिएक्शन लिखो, पढ़ो, पढ़ने के बाद देखो सवाल में क्या पूछा गया है। हमारे एक, तुम्हारे दो, तुम्हारे दो, हमारे चार, बकवास करिए, सॉल्व करिए, यूनिटरी मेथड लगा के आंसर निकालिए। इसके अलावा कुछ नहीं करना। अब आपको और नए नए कॉन्सेप्ट लाने हो सर, परसेंटेज यील्ड वगैरह के ड्रामेबाजी करनी हो तो कर लीजिए, खोना कुछ नहीं है। बना टाइटेनियम। अब तुम ये बताओ, अगर मैं ये 32 ग्राम यहां से हटा दूं, ठीक, तो क्या तुम ये नहीं बता सकते थे कि टाइटेनियम इस रिएक्शन में कितना बनेगा? भाई ये आपको दे रखा है कितने मोल है, ये दे रखा है कितने मोल है, लिमिटिंग रेजेंट निकालकर टाइटेनियम के एनालिसिस नहीं कर सकते? हम कर लेंगे, करीबी है। वो आया तो है 90 ग्राम, हमने ही निकाला 90, उसने नहीं दे रखा है, हमने निकाला 90। लेकिन ये क्या सोच के निकाला है? ये सोच के निकाला है सब कुछ सही चल रहा है, रिएक्शन बहुत बढ़िया चल रही है, 100% एफिशिएंट रिएक्शन है। अगर सब कुछ सही रहा तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट, द आंसर शुड बी 90.44 ग्राम ऑफ टाइटेनियम बनेगा इतने मोल और इतने मोल की रिएक्शन से, क्योंकि लिमिटिंग रेजेंट TiCl4 होगा, यानी 90.44 बनने। वो कह रहा नहीं भाई इतना नहीं बना, मैं बता तो रहा हूं आपको 32 ग्राम बना। ऐसे हमने कहा भाई ये अजीब बकवास कर रहे हो यार, हमारे हिसाब से 90 बनना चाहिए, तुम 32 बोल लो, चक्कर क्या है? कह रहा भाई हमें नहीं पता, कुछ गड़बड़ हो गई। हमने कहा हम समझ गए, तुम अब परसेंटेज यील्ड का सवाल पूछोगे, एक्चुअल कितना बना और कितना बनना चाहिए, इन दोनों को यूज करके आप परसेंटेज यील्ड मतलब परसेंटेज में कितना मिला आपको, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सब लोगों को ये परसेंटेज यील्ड वाली बात समझ में आ रही है? इस सवाल, इस यील्ड को लेके एक और सवाल हम करते हैं अभी, ऐसे अपनी तरफ से बना के कर लेंगे। लेकिन तुम ये सवाल समझ में आ रहा है? ये बताओ, ये जो हमने किया है बैलेंसिंग करके लिमिटिंग रेजेंट निकाला और उसके बाद प्रोडक्ट की एनालिसिस की, या ये कोई नया काम तुम्हें नया जिनको भी लग रहा है ना, वो सिर्फ इसलिए लग रहा है क्योंकि हमने इससे पहले जब ये काम किया था तो ए और बी लेके किया था। सर यहाँ ए था वहां बी था, अच्छा लग रहा था, और आज सर TiCl4 Mg सर गंदा लग रहा है। ये गंदा नहीं लगना चाहिए, बस जिनको ये, जिनके अंदर ये चीज सही हो जाए ना कि ये गंदा नहीं है, इसको देख के हंसा करो, ये बेवकूफ बनाने के लिए दिया गया, हंसा करो कि अरे बहुत सारे लोगों को गंदा लगेगा, मर जाएंगे, खेल खत्म हो जाएंगे। जब तक तुम्हारे अंदर ये फीलिंग नहीं आएगी तब तक मजा ही नहीं आएगा, क्योंकि IIT वाला हम फिर बोल रहे हैं वो तुम्हारा रिश्तेदार नहीं, वो तुम्हें इसी तरह से डराएगा। अगर डर गए तो खत्म हो गया, और अगर बच गए, तुमने ये सोच लिया कि अरे हमें पता है, डराओ नहीं, हमें पता है तुम्हारा यही काम, तो खेल खत्म। तो इन सब चीजों को समझो कि ये सब एक ही जैसे कॉन्सेप्ट है, और ये लगातार पूछे जाने वाले सवाल हैं जो हर साल पूछने वाले सवाल बना देता है, हर साल पूछता है। बच्चों को कभी लगता है अच्छा है, किसी को कोई कहता है मुश्किल सवाल, यील्ड को लेके सवाल बना सकता है, इसलिए मैंने ये सवाल दे दिया। ये सवाल उल्टा भी पूछ सकता था, सवाल ऐसे भी पूछ सकता था कि इस प्रोसेस की जो परसेंटेज यील्ड है वो हमारी 35.38 है, जो भी दे रखा है 35.38%, ये सवाल में दे दिया। अब आप बताइए एक्चुअली कितना बना टाइटेनियम, तो आप कैसे निकालेंगे? भाई हमारे हिसाब से इतना बनना चाहिए, लेकिन अब आप कह रहे हैं यील्ड अगर 35% है तो इसका 35% बन जाएगा एक्चुअल। क्लियर है ये वाली बात? भाई थ्योरेटिकली कितना बना वो तो आप निकाल सकते हैं, और अगर प्रोसेस की परसेंटेज यील्ड आपको सवाल में 35% दे रखी है तो एक्चुअली कितना बना ये तो आप निकाल लेंगे ना। थ्योरेटिकली जो बना वो आपको पता है, वो आप खुद निकाल सकते हैं, उसको 35% करके एक्चुअल प्रोडक्शन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी सवाल में परसेंटेज यील्ड दे दी जाए तो एक्चुअल प्रोडक्शन, और एक्चुअल प्रोडक्शन दे दिया जाए तो परसेंटेज यील्ड उस कंपाउंड की, उस एलिमेंट की निकाली जा सकती है। करना लेकिन एक ही काम है, रिएक्शन लिखूंगा, बैलेंस करूंगा, अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट है तो पहले लिमिटिंग रेजेंट निकालूंगा, लिमिटिंग रेजेंट निकालने के लिए इस आदमी के मोल्स को इसके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से और इस आदमी के मोल्स को इसके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करूंगा, और डिवाइड करके जो नंबर मुझे सबसे छोटा मिलेगा वही लिमिटिंग रेजेंट होगा, और बड़ा फड़ अपना काम चला लूं। क्लियर? कोमल समझ में आया बेटा? Yes, sir. लवली? Yes, sir. आगरा में किसी को कोई डाउट? किसी को कुछ परेशानी, कुछ भी जानना है? वैभव? यस सर, समझ आया। और कोई आसपास के बच्चों का या नाम ही नहीं पता? इन बच्चों का नाम तो लिखा हुआ दिखाई देता है। तुम लोग भी अपना वीडियो ऑन रखा करो ताकि शक्ल समझ में आए कि भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तुम लोग को वीडियो ऑन करने में कोई परेशानी तो नहीं है? नहाते धोते नहीं हो तुम लोग इसलिए वीडियो ऑन नहीं करते हो? नैतिक? हाँ, वीडियो ऑन किया करो ताकि ये समझ में आए कि तुम लोग समझ रहे हो। समझो, शक्ल देख के बहुत फर्क पड़ जाता है यार, कि उससे ये आइडिया लग जाता है कि तुम भले ही ना पूछो लेकिन हमें ही आइडिया लग जाता है, अरे साला लग रहा है समझ में नहीं आया, समझ लो। तो वो एक फायदा करेगा, वो चीज एक फायदा।
तो सब लोग जो भी ऑनलाइन अटेंड करते हो क्लास, अगर कोई परेशानी ज्यादा ना लगती हो, कि ऐसा ना हो कि सर हम तो सर बाहर सड़क पे बैठे हैं, पार्क में बैठ के क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो अलग बात है। अदरवाइज सब लोग घर में बैठ के क्लास अगर अटेंड कर रहे हैं तो वीडियो ऑन करा करो, ताकि पता चले कि क्या चल रहा है। अब जैसे आगरा वाले बच्चे हैं, आप इनको देखकर बार बार ये दिल करता है कि पूछूं, लेकिन मैं नाम इनका याद नहीं कर पाता हूं। तो वैभव का नाम है, जब मैं वैभव का नाम लिया करूं तो आगरा वाले ये समझा करें कि वो हर एक बच्चे से बात हो रही है, सिर्फ वैभव से बात नहीं हो रही। तो तुम लोग का नाम भी धीरे धीरे करके याद करूंगा मैं, लेकिन किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ लिया करे, फौरन पूछ लिया करे एकदम। आगरा में किसी बच्चे को इस सवाल में कुछ भी पूछना है। ये आगे जो सबसे पहले बच्चा बैठा है उसका नाम क्या है भाई? दीपांशु। दीपांशु, तो समझ में आया बेटा? यस सर। बिल्कुल। तुम्हारे पीछे वाले दोस्त को समझ में आ गया तुम्हारे? यस सर। शाबाश। किसी को भी कोई चीज ना समझ आए, देखो अब तुम देख लो कि हम समझ ऐसे इस तरह के और भी सवाल करवा लीजिए सर, उल्टे सीधे पूछते रहिए, आपको जो बकवास करनी करते रहिए, कुछ नया नहीं है सर, सब बकवास। लेकिन ये कि तरीका समझ में आ जाए, मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। कॉन्सेप्ट क्या है? रिएक्शन लिखी जाती है, उसको बैलेंस किया जाता है, और बैलेंस करने के बाद अपने हिसाब से पढ़ लिया जाता है। उसके बाद सवाल से पूछ लेते हैं, भाई तुम क्या लेके आए, तो जैसे ही वो बताएगा कि भाई ऐसा ऐसा है, आप रिएक्शन को पढ़ते उसके एनालिसिस कर लीजिए, हो गया मूल कॉन्सेप्ट। अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट इन्वॉल्व है तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालना जरूरी माना जाता है। एक बार लिमिटिंग रिएजेंट निकल आएगा तो काम चलेगा। क्लियर है ये? कार्तिक समझ में आया बेटा? ठीक है, चलो अब और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसी में मैं चाह रहा हूं जरा एक यील्ड का एक मुश्किल सवाल मैं बना देता हूं अब, तो उसको भी कर लेते हैं, ऐसे कुछ और बना देते हैं। चलिए ऐसे बना लेते हैं। चलिए ये ले लेते हैं, ऐसे ही बना लेते हैं। a + 2b gives c, 2c + d gives e, 4e + 2f gives 5g। मुश्किल सवाल बनाते हैं, बढ़िया एकदम। अब देखो इससे ज्यादा मुश्किल बन सकता है ये? बताओ कैसे बनेगा इससे ज्यादा मुश्किल? अभी मैंने कुछ लिखा ही नहीं, मैं अभी भी इससे ज्यादा मुश्किल कर सकता हूं, यही लिख के ही एबीसीडी के नाम डाल दूंगा गंदे गंदे। बताओ समझे? हो गया मुश्किल? एबीसीडी का गंदे गंदे नाम का मतलब समझ रहे हो? KMNO4 और वो H2SO4 और वो K2CR2O7 और फलाना डमाका आदमी की बैंड बज जाएगी। यार ये कैसा सवाल आ गया? लेकिन फिर वही वाली बात आती है ना, हमें डरना ही नहीं है ना, हमें जैसा ये वैसा वह। अगर उसको देख के अगर हम भी डर गए, जो पहले से जिसको ये बताया गया बच्चों को डरना नहीं डरना नहीं डरना नहीं, और आप फिर भी डर गए, तो यार इससे बड़ी बेवकूफी क्या है? वो तो डराएगा ही, आप डरने के लिए बैठे हैं तो अलग बात है। अगर आपको ये लग गया है, आपको तो सवाल देख के मुस्कुरा देना चाहिए, अबे बेवकूफ डरा रहा है। सुनो, तुम्हें खुद मुस्कुरा देना चाहिए कि हमें डरना ही नहीं यार, हमें पता है तुम यही हरकत करोगे। तो अब मैं इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि मैं उतना टाइम बर्बाद नहीं करना चाह रहा, तो मैं थोड़ा सा सीधा सीधा करके लिख रहा हूं ताकि तुम्हें सवाल का मतलब समझ में आए। अब सवाल यह है, ए के 5 मोल है मान लीजिए, और बी के 4 मोल, साथ ही साथ डी के 6 मोल और एफ के 3 मोल, अब बल्कि और लेते 13 मोल। आपको बताने हैं जी के कितने मोल बनेंगे, ये सवाल। ठीक, अब सवाल को, पहले तो ये सीक्वेंस का सवाल है तो मैं अभी इस बारे में बात करता हूं, फिर मैं इसी सवाल में थोड़े से ट्विस्ट मार दूंगा तो इस सवाल को करेंगे। पहले सीधा सीधा सवाल ये करते हैं, अच्छा सवाल बनाया गया है। ए और बी की रिएक्शन से सी बनेगा, जो सी बना वो डी से रिएक्ट करके ई बनाएगा, जो ई बना वो एफ से रिएक्ट करके जी बनाएगा। आपको बताना है फाइनली जी कितने मोल बना, ये सवाल, फाइनली जी कितना बना। और ये एक ही सवाल है लेकिन सीक्वेंस में चल रहा है। मैं इस तरह का एक सवाल और भी कराऊंगा तुम्हें, सीक्वेंस में चल रहा है। ए बी मिलके सी बनाएगा, जो सी बना पूरा का पूरा वो डी के साथ आ गया, ई बनाएगा, ई जो बना वो ई एफ से रिएक्ट करके जी बनाएगा। फाइनली जी कितना बना ये निकाल। अब सबसे पहले सोच के एक एक करके जवाब देना। फर्स्ट रिएक्शन में सी कितना बना, ये कौन डिसाइड करेगा? लिमिटिंग रिएजेंट। भाई प्रोडक्ट की एनालिसिस करनी है तो कौन डिसाइड करेगा? लिमिटिंग रिएजेंट। इन दोनों में लिमिटिंग कौन होगा पहले वो डिसाइड करते हैं। क्या तरीका है रिएजेंट डिसाइड करने का? कोने में चलिए, मोल्स को स्टोइचियोमेट्री से याद है, यानी कि आप सबसे पहले मोल्स को स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए, खत्म हो गया। तो यानी बताइए कौन आएगा लिमिटिंग? 5/1, 4/2, छोटा नंबर कौन सा हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ मेरा बी लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। चलिए ठीक है, बी आपका लिमिटिंग।
बी अगर आपका लिमिटिंग रिएजेंट है तो सी के एनालिसिस कौन करेगा? बी करेगा। कैसे करेगा? अगर मेरे दो होते तो तुम्हारा एक बनता, लेकिन मेरे चार हैं तो तुम्हारे दो बनेंगे। क्लियर है? यस यस सर। यानी मेरे दो तुम्हारा एक बनेगा, लेकिन मेरे अगर चार मोल दिए गए तो तुम्हारे डबल बन जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ जो सी बनेगा वो एक्चुअली 2 मोल बनेगा। ये आ गया आपका 2 मोल सी। चलिए ठीक है सर, ये पहली बात निकल आई। अब क्या करना है? ये सी जाके नीचे गिर जाएगा। ये लीजिए सर, सी नीचे आ गया। क्लियर है यहां तक? अब बताइए जो एफ बने, जो ई बनेगा वो इन दोनों की रिएक्शन से बन रहा है, तो इसका मतलब इन दोनों में लिमिटिंग रेजेंट निकालना पड़ेगा। क्लियर है ये? अच्छा चलिए निकालते हैं। क्या तरीका है लिमिटिंग रेजेंट निकालने का? कोने में चलते हैं। 6 2/2 6/1 छोटा नंबर। इसका मतलब सर इस बार ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। ये आ गया मेरा एल आर, और एल आर आते ही सर एनालिसिस चालू। मेरे दो तुम्हारा एक बनेगा, मेरे तो दो ही हैं तो इसका मतलब तुम्हारा एक ही बनेगा। ये आ गया आपका 1 मोल ई का, और वो 1 मोल जाके नीचे गिर गया। क्लियर है यहां तक? अब क्या करें सर? अब फिर वही है सर, जी की एनालिसिस करवाओगे तो लिमिटिंग रेजेंट को बुलाना पड़ेगा। लिमिटिंग रेजेंट को बुलाते हैं। लिमिटिंग रेजेंट क्या बोलेगा? लिमिटिंग रेजेंट बोलेगा 1/4 13/2 1/4 इज द छोटा नंबर। सो व्हाट इज द लिमिटिंग रेजेंट? लिमिटिंग रेजेंट इज ई। और जैसे ही लिमिटिंग रेजेंट का पता चला, आपका काम खत्म। कैसे निकालेंगे? मेरे 4 होते आपके 5 बनते, मेरा 1 होता आपके 5/4 बनते, मेरे तो एक ही है, इसका मतलब आपके 5/4 मोल्स बनेंगे। ये आपका आंसर हो गया। बढ़िया सवाल, आसान। शाबाश, लवली भी दिखने लगी अब। लवली समझ में आया बेटा? Yes, sir. शाबाश। और भी लोग, अर्शदीप तू भी कैमरा ऑन कर ले, अक्षरा, कोमल तुम लोग भी अगर कैमरा हो तो ऑन कर लो। इससे समझ में आता है भाई, सब लोगों का समझ में आ रहा है। अब देखो नैतिक को देख के लग रहा है थोड़ा सा परेशान सा हो रहा है। नैतिक कोई कोई गड़बड़ लगे तो पूछो, जहां जिसको जो भी गड़बड़ लगे। आगरा सेंटर पे किसी को कुछ भी, तुम समझो मैं इस सवाल को दोबारा करूंगा भी, लेकिन थोड़ा सा मैं चाह रहा हूं अपना जोर लगाओ, अपने आप जोर लगाओ। सवाल क्या था? सवाल ये था सर ऐसा है, आपने 2 लोगों के मोल दे रखे थे, सी के मोल निकालने। कोई नया काम है ये हमारे लिए? जब रिएक्टेंट्स के मोल पता चल जाते हैं तो प्रोडक्ट के मोल निकालने का कोई नया काम करना है? कुछ नहीं सर, लिमिटिंग रेजेंट निकालिए, आंसर निकालिए, खत्म करिए। इन दोनों में लिमिटिंग रेजेंट निकालने का तरीका क्या था? मोल्स बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। 5/1 4/2 छोटा नंबर 4/2, सो द लिमिटिंग रेजेंट विल बी बी। अब अगर लिमिटिंग रेजेंट बी है तो प्रोडक्ट की एनालिसिस कौन करेगा? बी करेगा। कैसे करेगा? अगर मेरे 2 मोल तो आपका 1 मोल, मेरे 4 मोल तो आपके 2 मोल, डबल हो गया ना। यानी मेरे 2 होंगे, अरे यार उल्टा हो गया, हाँ सही है। अगर मेरे 2 मोल तो आपका 1 मोल बनेगा, मेरे 4 मोल होंगे तो आपके 2 मोल बनेंगे। बिल्कुल सही है। यानी सी के कितने मोल हो गए? 2 मोल्स। ये 2 मोल जाके नीचे गिर गए। चलिए यहां आ गया सी। दिस इज सीक्वेंस। समझ रहे हो? ए बी की रिएक्शन से सी बना, सी नीचे आ गया। सी डी की रिएक्शन से ई बना, वो नीचे आ गया, और फाइनली जी बना। दिस इज सीक्वेंशियल रिएक्शन। इसे सीक्वेंशियल रिएक्शन कहते हैं। तरीका बड़ा सीधा होता है। फर्स्ट रिएक्शन से लिमिटिंग रेजेंट निकालिए, प्रोडक्ट बनाइए, उसको नीचे लेके आइए। उन दोनों की लिमिटिंग रेजेंट से प्रोडक्ट बनाइए, उसको नीचे लेके आइए। उन दोनों की रिएक्शन से प्रोडक्ट बनाइए, उसको नीचे लेके आइए। सो ऑन सो ऑन सो ऑन, खत्म हो गया। अब जिसको एक बात समझ में आ गई कि सर लिमिटिंग रेजेंट कैसे निकाला जाता है और लिमिटिंग रेजेंट निकालकर सॉल्व कैसे किया जाता है, उसमें कुछ करना ही नहीं है यार। आप आराम से समझ के देख लीजिए। सबको समझ में आ गया सी के 2 मोल्स बनेंगे। अब जब सी के 2 मोल्स बनेंगे तो वो नीचे आ जाएंगे। जब वो नीचे आएंगे तो आप बताओ लिमिटिंग कैसे निकालेंगे? मोल्स बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, इट विल बी 2/2 एंड इट विल बी 6/1। द स्मॉलर नंबर विल बी फॉर सी, सो सी विल बी लिमिटिंग इन द सेकंड रिएक्शन। यानी इन द फर्स्ट रिएक्शन द लिमिटिंग रेजेंट वाज बी एंड इन द सेकंड रिएक्शन द लिमिटिंग रेजेंट विल बी सी। नाउ सी क्या बोलेगा? मेरे 2 मोल आपका 1 मोल, मेरे 2 ही हैं तो आपका एक ही बनेगा, यानी ई के 1 मोल बनेंगे। वो 1 मोल जाके नीचे गिर गया। 1/4 13/2 छोटा नंबर इज ई, सो द लिमिटिंग रेजेंट इज ई। मेरा 4 आपका 5, मेरा 1 तुम्हारा 5/4, और मेरे एक ही है तो आपके 5/4 ही बनेंगे। सो फाइनली जी के जो मोल्स दिखाई देंगे दे विल बी 5/4 मोल्स। अब सवाल मेंस के पेपर में ये भी पूछ सकता है आपसे कि इन तीनों रिएक्शंस में लिमिटिंग रेजेंट्स कौन कौन से? इन द फर्स्ट रिएक्शन द लिमिटिंग रेजेंट विल बी बी एंड द सेकंड रिएक्शन विल बी सी एंड थर्ड रिएक्शन विल बी ई। ये भी सवाल पूछ सकता था कि इनके ऑप्शंस, कुछ भी पूछ सकता था। आराम से समझ लो भाई।
इस सवाल को मैं थोड़ा सा मुश्किल करूंगा, थोड़ा सा मुश्किल बनाऊंगा, लेकिन तुम अब मुश्किल तो वही है कि गंदगी फैला। अच्छा कोई और एक बात बताए, इसी एबीसीडी को लेकर मैं सवाल को मुश्किल कर सकता हूं, बताओ कैसे? इसी एबीसीडी को लेकर जगह वेट वगैरह देते हैं। शाबाश, शाबाश, कोमल भी दिख रही है। अब कोमल समझ में आया बेटा? इस सवाल को थोड़ा सा गंदा कर सकते हैं, कैसे गंदा करेंगे? सर ये क्या कर रहे हैं आप, ये 5 मोल 2 मोल कितने खूबसूरत मोल दे रखे हैं, हटाइए सर, ग्राम दीजिए, ग्राम, वो भी कौन से? 53.9 ग्राम, 48.2 ग्राम। क्या नहीं कर पाओगे यार? क्या ग्राम से मोल निकालने नहीं आते? आते। तो जब सब सवाल एक ही है, डराने वाली बात मत करिए, डरते नहीं हम, समझ रहे हो बात को? यानी सवाल हो सकता है गंदा बना दिया जाए, लेकिन घबराना नहीं है। वो बनाएगा, मतलब ये सोचो वो बनाएगा भाई, वो बनाएगा ही, उसके पास रास्ता ही नहीं कुछ, तो वो गंदा बनाएगा। आपको सिर्फ ये समझना है कि भाई तरीका वही है, मस्त मोल दो, ग्राम दो, हम मोल निकाल लेंगे, मोल निकालने के बाद बैलेंस करेंगे, बैलेंस करके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करके लिमिटिंग रेजेंट निकालेंगे, और एक बार लिमिटिंग रेजेंट का पता चला, खेल खत्म। ये करना है। सब लोग के अगर समझ में आया हो तो हम इसको थोड़ा सा गंदा करने वाले, बताओ। आगरा सेंटर, दीपांशु क्लियर बेटा? यस सर। वैभव, यस सर। कर दें इसको गंदा, अब थोड़ा सा गंदा कर दें, चलो थोड़ा सा गंदा करते हैं। A plus B gives C. C plus D gives E. E plus F gives G. सवाल गंदा कर हैं, और ये हो गया 5 मोल, इसके 6 मोल, इसके 8 मोल्स ले ले, इसके 9 मोल लेते हैं, और सवाल गंदा हो गया ऐसे। परसेंटेज यील्ड 50%, परसेंटेज यील्ड 75%, परसेंटेज यील्ड 50%। गंदा हो गया। अब ये मतलब थोड़ा सा मेरे ख्याल से एडवांस की तरफ चला गया। एडवांस इन द सेंस कुछ ऐसा नहीं कि कुछ बहुत खराब हो गया, बस ये कि थोड़ा सा डराने और ज्यादा डरा दिया बस। यानी फर्स्ट रिएक्शन की जो परसेंटेज यील्ड है, इट विल बी ओनली 50%। क्या मतलब हो इस बात का, जल्दी से बताओ। परसेंटेज यील्ड इज ओनली 50%, मतलब सर जितना बनना चाहिए उसका आधा बनेगा। अब जैसे इससे पहले वाले सवाल में तुमने सी के मान लो 5 मोल बनाए थे सपोज, अब क्या होंगे सर? पहले 5 बना लेंगे, लेकिन क्योंकि आप कह रहे हैं 5 नहीं 85% बने, तो 2.5 मोल बना लेंगे, क्लियर है, और वो 2.5 मोल नीचे रख देंगे। यानी जितने बनने चाहिए उनका 50% करके उनको नीचे ले आएंगे। दैट इज जो थोड़ा सा चेंज है, बस इतना, और कुछ नया नहीं। अब ये वही कर पाएगा जिसको परसेंटेज यील्ड का आइडिया है। अब आप सबसे पहले ये सोच लीजिए इन दोनों से सी कितना बनना चाहिए और एक्चुअली कितना बना, वो आप अपने आप निकाल लीजिए, बस खत्म। सबसे पहले वाले केस में लिमिटिंग रेजेंट कौन सा लगता है? बी। बिल्कुल सही है, यानी बी मेरा लिमिटिंग रेजेंट है। सर 8 बनेंगे सी के लिमिटिंग रेजेंट। बिल्कुल सही कह रहा हूं, बी नहीं, लेकिन सी के 8 मोल बनने चाहिए। सी के इसमें 8 मोल बनेंगे। नहीं बनेंगे, नहीं बनने चाहिए, बात समझो, बनेंगे तो 4, क्लियर है ये वाली बात? लेकिन सर 50% उसका अपोजिट। बिल्कुल बिल्कुल, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा सी है वो मेरे हिसाब से 8 मोल बनना चाहिए, लेकिन आप कह रहे हैं कि भाई साहब इसकी यील्ड 50% है तो इसका 50% कर देंगे, तो एक्चुअली जो सी बना एक्चुअली दैट विल बी 4 मोल, और ये 4 मोल जाके नीचे गिरेंगे, क्लियर है? यानी दिस विल बी 4। बस इतना ही चेंज है सवाल में, बाकी कोई चेंज नहीं। आप क्या करें सर? फिर वही बकवास करिए, लिमिटिंग रेजेंट निकालिए, अब ई बना लीजिएगा, और जो ई बने एक्चुअली कितना बनेगा, जो बनना चाहिए उसका 75%। समझ रहे हो ना? खेल खत्म, ऐसे करना।
तो सबसे पहले आप बताओ सेकंड रिएक्शन का लिमिटिंग कौन हुआ? 4/2 8/5, यानी 8/5 विल बी द लिमिटिंग। आप क्या करें, 5 से 1 बनता है तो 8 से 8/5 बनेगा, यानी बनना 8/5 मोल चाहिए, लेकिन एक्चुअली बना कितना? इतना 75/100। क्लियर है ये वाली बात? सब लोग समझो जरा। 4/2 8/5, द स्मॉलर नंबर विल बी फॉर डी, सो डी विल बी द लिमिटिंग रेजेंट, यानी इन द सेकंड रिएक्शन डी इज द लिमिटिंग रेजेंट। डी मेरा लिमिटिंग रेजेंट, और अगर डी मेरा लिमिटिंग रेजेंट है तो प्रोडक्ट के एनालिसिस वो डी करेगा। कैसे? अगर मेरे 5 मोल्स होते तो आपके 1 मोल बनाता, क्योंकि मेरे 8 मोल्स हैं तो आपके 8/5 मोल्स बनाऊंगा। क्लियर है? लेकिन ये तो बनाऊंगा, बना नहीं पाया। क्यों? क्योंकि प्रोसेस इज नॉट 100% एफिशिएंट एंड द एफिशिएंसी ऑफ द प्रोसेस इज ओनली 75%। सो अल्टीमेटली 8/5 का 75% मेरे मतलब का, बस खत्म। तो 8/5 का 75% करके जितना भी आ जाए, कितना आ जाएगा? कितना बेटा? 6/5 6/5 6/5 ही आ रहा है ना? यस सर। ठीक है, तो ये आ गया 6/5, और वो 6/5 जाके नीचे गिर गए, खत्म। वो 6/5 जाके नीचे गिर गए। अब बताइए लिमिटिंग कौन हुआ? अरे सर सोचना ही नहीं है, लिमिटिंग तो यही हुआ। अब मेरे 2 मोल, ये मेरा लिमिटिंग हो गया। मेरे 2 मोल अगर होते तो आपका 5 बना देता, मेरे 1 होते तो आपके 5/2 बना देता, मेरे तो 6/5 है तो आपके 5/2 इंटू 6/5 बनाऊंगा। दैट इज मोल बनाऊंगा, लेकिन बना क्योंकि प्रोसेस 50% एफिशिएंट है। तो एक्चुअल यील्ड फाइनली कितनी आई? 3 मोल्स का 50% ही आपको आंसर मिलेगा, दैट इज 1.5। यानी फाइनली अगर आपसे पूछा जाए जी कितना बना, देन फाइनल आंसर इज 1.5 मोल्स। सब लोग अपने आप समझ के देखो। अगली समझ में आया बेटा? अरे अर्शदीप तू भी कैमरा ऑन कर ले भाई। अक्षरा, सर वो सिक्योरिटी पॉलिसीज लिखा आ रहा है। क्या सिक्योरिटी? क्या सिक्योरिटी पॉलिसीज के कारण कैमरा नहीं ऑन कर सकते। अच्छा, क्या एलओसी वगैरह पे बैठे हो क्या? नो सर। समझ में आया? ठीक, कोमल क्लियर है बेटा? अक्षरा भी दिख रही है। अक्षरा समझ में आया बेटा? तुम लोग जब ये अभी लॉकडाउन वगैरह था तो ऑनलाइन क्लासेस ही कर रहे होगे स्कूल्स की? Yes, sir. टेस्ट वगैरह Yes. होते हैं स्कूल्स के, जो एग्जाम्स वगैरह होते हैं वो तो घर पे ही बैठ के दे रहे थे। तो मैम वगैरह कहते होंगे ना कि कैमरा ऑन करके बैठना, ऐसा कुछ होता होगा ना, या कैमरा ऑफ करके दे सकते हैं? अच्छा, मतलब कि मैं अपने घर में देखता हूँ कि मेरे जो बच्चे हैं उनको बोला जाता था स्कूल में कि कैमरा सबका ऑन होना चाहिए और कोई आवाज नहीं आनी चाहिए, पता नहीं क्या क्या बकवास। लेकिन तो तुम लोग को भी ये तो आदत है ही, कैमरा ऑन करके बैठो, उससे फायदा होता है। मतलब सुनो, मुझे आइडिया लग रहा है जैसे सारे बच्चे दिख रहे हैं इस टाइम, तो एक चीज का आइडिया लग रहा है कि किसके अगर जरा सा भी कुछ होता है ना वो समझ में आ जाता है, तो हम उस चीज को थोड़ा सा इस चीज का फायदा उठा सकते हैं। तो इसलिए तुम अपना पढ़ाई करते रहो, कोई फर्क नहीं, तुम्हें इधर उधर देखने की जरूरत ही नहीं। तुम ऐसा सोचो से कुछ नहीं, लेकिन हम तुम्हें देख रहे हैं ना, उससे मुझे समझ में आ रहा है कि तुम्हें क्या चीज कहीं दिक्कत कर रही, उसका आइडिया लग जाए। तो इसलिए तुम अपना पढ़ाई करते रहो, अपना कोई इशू नहीं है, मस्त अपना देखते रहो। तो ये सब लोगों को अगर कोई दिक्कत हो, इसमें कोई भी परेशानी हो तो वो पूछ सकता है। कोमल समझ में आया बेटा? Yes, sir. ये अब ये देखो, इस सवाल में कुछ खास तो नहीं था, लेकिन ये कि मुश्किल करने का तरीका है, थोड़ा सा मुश्किल इसी तरह से बकवास की जाती, हल्का सा कुछ कर लिया। तो अब इसको थोड़ा सा समझो, मुश्किल कुछ नहीं है, इसी में गंदे गंदे नाम ले लिए जाएंगे, जैसे मैं एक आध अभी करके देखता हूं, उससे थोड़ा सा टफ लग सकता है। जैसे मान लीजिए ये सवाल ले लेते हैं। अब देखो सवाल सेम है लेकिन थोड़ा सा गंदा लगेगा। ये दिखाई दे रहा है सबको? यस सर। सबसे पहले तो ये पहचानो कि क्या ये सीक्वेंशियल रिएक्शन है। थोड़ा सा देखो, थोड़ा समझने की कोशिश करो, ऊपर से समझते हैं।
NX इज प्रोड्यूस्ड बाय NX फेनेक्स, कुछ चक्कर में मत पड़ो, है कुछ है, घबराना नहीं है, कुछ है, होने दो, ठीक। NX इज प्रोड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग स्टेप्स। NX है कहां? ये, यानी मुझे जो है वो कह रहा है ये जो आदमी है ये इन स्टेप से बनता है। चलिए ठीक है, मान लेते हैं बनता होगा। सवाल क्या है? सवाल यह है कितना M लूं ताकि 206 ग्राम NX बने। मैंने कहा अच्छा ठीक है, M कहां है? कह रहा है M यहां। ये देखिए जरा, यानी कितना M लें ताकि 206 ग्राम NX बनाया जा सके, ये सवाल। अब सबसे पहले ये बताओ, पहली लाइन की बात कर रहा है, M कहां पर यूज हो रहा है? फर्स्ट रिएक्शन में, और प्रोडक्ट पूछ रहा है थर्ड रिएक्शन का। ये तो सर वही वाली कहानी लग रही है, पहले से चलिए आगे आइए, आगे से चल के नीचे आइए, नीचे से आगे आगे आइए, आगे से आगे नीचे आइए, यानी ये सीक्वेंस में चलने की कहानी चल रही। अच्छा, इस सवाल में तो सर ये भी टेंशन नहीं है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। क्यों? क्योंकि सर आपने सिर्फ M का वेट दे रखा है। इसका मतलब ये हुआ सर M से ही बताना है, यानी आपको ये बताना है कि टोटल 206 ग्राम NX बनाने के लिए M का कितना वेट लिया जाए, यानी आपको ये बताना है कि M ही हमारा लिमिटिंग एजेंट है। यानी अब आप इस सवाल को खुद सोचो, क्या बैक ट्रेस नहीं करना है? आप समझो, आपको इसका वेट दे रखा है, क्या इसके वेट से इसके मोल आ जाएंगे? सबका एटॉमिक वेट वगैरह दे रखा है, तो इसके मोल निकल आएंगे। जब इसके मोल आ जाएंगे, पहले बैलेंस करेंगे, ठीक, इसके मोल आ जाएंगे तो मुझे M3X8 के मोल भी मिल जाएंगे। जब इसके मोल आ जाएंगे तो वो यहां से आया होगा, तो फिर MX2 के मोल भी मिल जाएंगे बैलेंस इक्वेशन से। वो MX2 यहां से आया होगा, उससे M के भी मोल मिल जाएंगे, और जहां M के मोल मिलेंगे M का वेट मिल जाएगा। बात खत्म, ये कहानी, ठीक। अच्छा, ये सब कहानी तब शुरू होगी जब आपके पास इक्वेशन हो, है। दूसरा स्टेप बैलेंसिंग हो। तो चलिए सबसे पहले तीनों इक्वेशंस को बैलेंस कर लेते हैं। क्या पहली इक्वेशन बैलेंस है? बिल्कुल बैलेंस है। क्या सेकंड इक्वेशन बैलेंस है? बिल्कुल नहीं है। ये लीजिए, सेकंड इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब थर्ड इक्वेशन बैलेंस है? बिल्कुल बैलेंस नहीं है। तो थर्ड इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। थर्ड इक्वेशन कैसे बैलेंस होगी? थर्ड इक्वेशन में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, यानी कि अगर मैं यहां पर 4 लगा दूं तो XN हो गए हमारे 4, नहीं 8 लगाना था। यहां पर अगर हम 8 लगा दें तो ये हो जाएगी हमारी बैलेंसिंग। यहां 8 आ जाएगा, यहां 4 आ जाएगा, और CO2 आ जाएगी 4 में, और M3X8 हमारा हो गया पूरा बैलेंस्ड। बिल्कुल सही है, ये आपकी बैलेंसिंग। यानी अब ये बैलेंस इक्वेशन मेरे सामने है। इस बैलेंस इक्वेशन से हम अपना काम शुरू करते हैं। तुम बताओ, 8 मोल NX, इक्वेशन को पढ़ रहा हूं मैं, 8 मोल NX तब बनेंगे जब M3X8 का 1 मोल होगा। अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अगर आपको 8 मोल NX के बनाने हैं तो आपको M3X8 का 1 मोल लेना होगा। Yes, sir. अक्षरा ठीक है बेटा? ठीक, यानी कि NX का 8 मोल तब बनेगा जब M3X8 का 1 मोल होगा। चलिए, ये 1 मोल कहां से आएगा? सर ये 1 मोल ऊपर से आएगा। चलिए ऊपर चलते हैं। अगर आपको M3X8 का 1 मोल बनाना है तो अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन MX2 के 3 मोल चाहिए, और आपको M3X8 का 1 ही मोल बनाना भी था। अच्छा, अब ये बताइए जरा, इस सवाल की बात करें तो आपको NX के कितने मोल बनाने हैं, पहले ये बताइए। इक्वेशन तो आप पढ़ लेंगे, लेकिन आपको NX के कितने मोल बनाने हैं वो देख लेते हैं। NX के मुझे 206 ग्राम बनाने हैं। 206 ग्राम का मतलब कितने मोल हो गए? N is 23, X is 80, and this is 120, नहीं 103, ये आ गया 103। और साफ समझ में आता है, इसके मोल बड़े सिंपल दे रखे हैं। ये 103, दैट इज 2 मोल। अब जरा सोच के, मेरी इक्वेशन ये कहती है 8 मोल NX तब बनेंगे जब M3X8 का 1 मोल लिया जाए। अगर आपको NX के 2 मोल बनाने हैं तो आपको M3X8 का 1/4 मोल लेना पड़ेगा। क्लियर है? ये समझ में आया? यानी 8 मोल NX अगर आप बनाते हैं तो आपको M3X8 का 1 मोल चाहिए, लेकिन मुझे तो 2 मोल बनाने हैं, तो अगर आपको 2 मोल बनाने हैं तो 1/4 चाहिए। यानी आपके M3X8 के हर सूरत में 1/4 मोल चाहिए। चलिए ठीक है, अब ये बताइए ये M3X8 कहां से आया? यहां से आया। ये इक्वेशन क्या कहती है? अगर M3X8 1 मोल बनाओगे तो MX2 के 3 मोल चाहिए होंगे। क्लियर है? लेकिन तुम्हें तो M3X8 1/4 बनाना है, तो MX2 के 3/4 मोल चाहिए। क्लियर है? यानी आपको सेकेंड इक्वेशन से यह पता चल गया कि MX2 के 3/4 मोल आपको चाहिए। चलिए ठीक है, MX2 के 3/4 मोल कहां से आएंगे?
अगर इक्वेशन ये कहती है mx2 का 1 मोल m का 1 मोल से बनता है और mx2 के अगर आपको 3/4 मोल बनाने हैं तो m के भी 3/4 मोल लाने पड़ेंगे। सवाल खत्म हो गया। यानी आपको m के कितने मोल चाहिए? 3/4 मोल। और 3/4 मोल से अगर उसका वेट चाहिए तो कितना आएगा? इंटू 56। साफ समझ में आता है? यह आपका 42 ग्राम आंसर। खेल खत्म। ओरल सवाल। अब ये सवाल देखो, मैंने तो जल्दी किया, तुम इत्मीनान से सोच के करो कि करना कैसे। आराम से सोचो, चाहो तो लिख लिख के कर सकते हो, एक एक स्टेप लिख सकते हो, तुम्हें जैसे करना है वैसे समझ के देखो एक बार। कुछ भी नहीं किया मैंने, सीक्वेंशियल रिएक्शन थी, पूंछ पकड़कर सर तक पहुंचना था। आपने NX के मोल निकाले, NX से मोल से M3X8 के मोल आ गए, M3X8 के मोल से MX2 के मोल आ गए, MX2 के मोल से M के मोल आ गए और M के मोल से M का वेट आ गया। बात खत्म। ये काम किया। सब लोग आराम से अपने आप समझ के देखो एक बार। सवाल बड़ा अच्छा है क्योंकि इसमें बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि सर इतना लंबा कैसे आप पीछे चले गए। आप आराम से समझिए, समझ में आएगा। बैलेंस इक्वेशन कहती है 8 मोल NX के तभी बनेंगे जब M3X8 का 1 मोल होगा। अगर आपको NX के 2 मोल बनाने हैं तो आपको M3X8 का 1/4 मोल लाना ही पड़ेगा। यानी ऊपर से जो M3X8 नीचे गिरा कितना? 1/4। ये ठीक है। अच्छा, अब ऊपर की रिएक्शन में आते हैं। 1/4 कब बने? जब MX2 3/4 रहा होगा। क्लियर है? और ये MX2 3/4 कहां से आया? ऊपर से। यानी ये 3/4 तभी बनेगा जब M भी 3/4 होगा। खत्म हो गया सवाल। यानी M के 3/4 मोल चाहिए और वेट हो गया 3/4 इंटू 56, दैट इज 42 ग्राम। खत्म। सब लोग आराम से अपने आप समझ के देखें। आगरा सेंटर में किसी को कुछ पूछना है बेटा? सवाल थोड़ा सा अच्छा है। देखो, अपने आप करोगे ना तो समझ में आ जाएगा। मेरी बात सुनोगे, क्योंकि मैंने लिखा तो कुछ भी नहीं है, मैं तो ऐसे ही वैसे मुंह से बक आ गया। तुम अपनी कॉपी में अपने आप जब देखोगे ना सवाल को तो तुम्हें समझ में आएगा कि NX के 8 मोल्स तब बनते हैं जब M3X8 का 1 मोल है, एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू द बैलेंस इक्वेशन। बट आपको NX के 8 मोल नहीं बनाने, आपको NX के 2 मोल्स बनाने। यानी बैलेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली 8 मोल बनाने के लिए M3X8 का 1 मोल चाहिए, तो फिर 2 मोल बनाने के लिए कितना चाहिए? 1/4। ये यूनिटरी मेथड समझ में आ गया। यानी आपको M3X8 1/4 चाहिए। ये 1/4 कैसे बनेगा? सर 1 मोल तब बनता है जब MX2 के 3 मोल हो। इसका मतलब 1/4 बनाने के लिए MX2 के 3/4 मोल चाहिए। आपको MX2 के मोल पता चल गए, वो MX2 ऊपर से आ रहा है। कैसे? 1 मोल तब बनेगा जब 1 मोल M हो। तुम्हें तो 3/4 बनाना है तो M भी 3/4 मोल रहा होगा। खत्म हो गया। यानी M के 3/4 मोल लोगे तो जाकर NX के 2 मोल बनेंगे। ये सवाल। दीपांशु क्लियर है बेटा? यस सर। पीछे आगरा में जो पीछे बच्चे बैठे हैं, खंबे के पीछे भी कोई बैठा है क्या? है? निकालो, बाहर निकालो को। ये सर कोई नहीं। कोई नहीं। अच्छा, ये लास्ट ईयर भी जब आगरा में रिपीटर बैच की क्लास होती थी तो मुझे डाउट रहता था खंबे के पीछे कोई तो है। अर्शदीप क्लियर है बेटा? यस सर। मुदित क्लियर है? ये मुदित तो अभी अभी आया है क्या? मुदित कहां था यार? अशरफुल क्लियर है? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा आगे। इन सारे सवालों को एक बार आज घर में रिवाइज भी करना फटाफट, है ना? 10 मिनट लगेंगे, एक बार ऐसे दोहरा लेना। तुम सारे सवाल नोट कर पा रहे हो? अगर नोट नहीं कर पा रहे हो तो PDF मिल जाएगा उसको, लेकिन फिर भी जितना कर सकते हो करो, है ना? चलिए एक सवाल और आते हैं। चलिए ये भी आते हैं। मुझे देखते ही लग रहा है ये सीक्वेंशियल रिएक्शन। फिर मुझे सीक्वेंस दिखाई देता है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने सवाल नहीं पढ़ा अभी, मैंने कभी पढ़ा भी नहीं शायद ये सवाल। मुझे ऐसा लग रहा है जो CO2 बन रही है, ये आवाज कैसे आ रही है? तुम लोग को भी आ रही है क्या? अरे कोई सड़क पे ही बैठा है क्या सही में?
ये वो आप सही हुआ, अब सही हो गया, सही हो गया, सही हो गया। ये देखो तो एकदम साफ दिखाई दे रहा है, ऊपर से CO2 नीचे आ रही है, दिख रहा है? ये मुझे सीक्वेंशियल लग रहा है। और वही सब बकवास होगी, कितना आग लगाएंगे, कितनी CO2 बनेगी, नीचे जाके ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, पुराने सवाल, कुछ नया नहीं। चलिए एक पढ़ के देखो जरा। व्हाट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, हम समझ गए, लग रहा है इसके बारे में बात हो रही। चलिए करते हैं आपकी बात। मस्ट बी डिकम्पोज टू प्रोड्यूस द सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी इसका कितना वेट लूं ताकि इतनी CO2 बने जो कन्वर्ट कर सके 21.2 kg Na2CO3 को NaHCO3 में। ये सवाल है, कितना CO2 बने, यानी कैल्शियम कार्बोनेट कितना लिया जाए ताकि उसके टूटने से सिर्फ उतनी ही CO2 बने जो 21.2 kg Na2CO3 को NaHCO3 में कन्वर्ट कर सके। ये सवाल बिल्कुल आसान सवाल है। मुश्किल क्यों है? सर एक तो नाम दिखते हैं, दूसरा सर ये किलो विलो की बातें चल रही हैं, और किलो विलो में तो हमें मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए डिवाइड करना पड़ता है, तो थोड़ी सी मेहनत है। और तुम ध्यान से देखना, ज्यादा मेहनत भी नहीं है, क्योंकि Na2CO3 का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है 106 होता है, एंड 212 इज डबल ऑफ 106, तो ज्यादा ड्रामा भी नहीं। ना मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Na2CO3 आप निकाल के भी देख लो, यहां से निकल आएगा। तो Na2CO3 का जो मॉलिक्यूलर वेट आता है, ये मुझे याद है, ये 106 ग्राम आता है। तो जल्दी से बताओ कितने मोल Na2CO3 के बनाने हैं तुम्हें? Na2CO3 के मुझे बनाने हैं 212 हमें 200 मोल बनाने, बिल्कुल सही बात। क्या ये दोनों इक्वेशंस बैलेंस हैं? तो फिर तो सवाल ही खत्म हो गया, फिर तो कुछ करना ही नहीं। यानी अगर आपको 200 मोल बनाने हैं तो CO2 के भी तो 200 मोल चाहिए। भाई रिएक्शन क्या कहती है? मेरा एक तुम्हारे एक के साथ, मेरे 200 तुम्हारे 200 के साथ, क्लियर है? इसके अलावा CO2 को 200 मोल चाहिए। कहां से आएंगे सर? ऊपर से आएंगे। ऊपर क्या कहते हैं? एक तब बनेंगे जब तुम एक हो। तो अगर मेरे 200 बनाने हैं तो तुम्हारे भी 200। खत्म हो गया सवाल। कैल्शियम कार्बोनेट के 200 मोल लाओगे तब जाके इतनी CO2 बनेगी जो 21.2 kg सोडियम कार्बोनेट को सोडियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट कर सके। यानी फाइनल आंसर आ गया 200 मोल CaCO3 की रिक्वायरमेंट। ये आंसर आ गया। लेकिन सर आंसर तो किलोग्राम में देना है, तो किलोग्राम में दे देते हैं। तुम सब जानते हो Na2, अगर मोल्स पता चल जाए तो वेट कितना आएगा? वेट ऑफ CaCO3 विल बी मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट 100 होता है, और यह आ गया 20 kg। बताओ समझे? क्या आंसर आ गया? खत्म। किसी को भी कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, अदरवाइज तुम में से कुछ लोगों को तो ये कॉन्फिडेंस आया ही होगा। सवाल में लैंग्वेजेस बदल सकती हैं, सवाल में कैलकुलेशंस बदल सकती हैं, कुछ डराना धमकाना चल सकता है, बट एक्चुअल सेंस सवाल का या मोल कॉन्सेप्ट का जो सेंस है वो काफी सिमिलर सा लगता है। मतलब बहुत ज्यादा कुछ टेक्निकल सा नहीं लगता। इसमें टेक्निकलिटी सिर्फ इतनी है सर, मोल से वेट, वेट से मोल, ये सब निकालने में बिल्कुल ऐसे ओरल ऐसे फटाफट निकल आता है, मुझे ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। तो अगर इतनी क्लैरिटी हो जाएगी तो ये सवाल मुश्किल नहीं लगे। अब मैं तुम्हें एक दो सवाल और दिखाता हूं जो इस साल के सेशन में आए थे। ठीक, शायद मैं लेके आया था 2-3 सवाल। ये नोट कर लिया? सबको समझ में आ गया? अक्षरा क्लियर है बेटा? उधर अर्शदीप, अशरफुल क्लियर है? यस सर। ठीक, चलिए एक सवाल और ले लेते हैं। अब यार ये वाला तुम अपने आप करना, मैं तुम्हें PDF में डाल के दे दूंगा, वरना कहीं ऐसा ना हो टाइम खत्म हो जाएगा। तो मैं एक दो सवाल जो दिखाना चाहूँ पहले वो कर लेते, फिर अगर टाइम बचेगा तो इसको भी कर लेंगे। वही लिमिटिंग एजेंट, वही पुरानी कहानी है, कुछ नहीं। ठीक, ये वाला करते हैं। ये इस साल ही किसी के इसी सेशन में जे मेंस के पेपर में किसी एक शिफ्ट का सवाल, सिर्फ डेटा प्लस माइनस हो सकता है। यहाँ 681 की जगह 621 होगा, बस इतना फर्क होगा। अदरवाइज यही सेम सवाल पूछा गया था इसी साल, अभी 2-4 दिन 10 दिन पहले जो शिफ्ट हुई है हमारी। इन 681 ग्राम ऑफ दिस कंपाउंड the number of nitrogen atoms are this much, x into 10⁻21. find out the value of x। यानी इस सैंपल में नाइट्रोजन के कितने एटम्स? तुम बताओ, क्या ये सवाल इस चीज से लिंक नहीं है? सैंपल के वेट से सैंपल के मोल, सैंपल के मोल से एटम के मोल, एटम के मोल से एटम का वेट, या एटम के नंबर्स जो निकालने हैं सब निकल आएंगे। मोल से तो सब तो निकल आता है, जो कहेंगे सब निकल आएंगे।
क्या मुझे सैंपल का वेट दे रखा है? यस सर। तो क्या सैंपल के मोल आ जाएंगे? यस सर। उससे क्या नाइट्रोजन के मोल आ जाएंगे? यस सर। उससे क्या नाइट्रोजन के आइटम्स आ जाएंगे? यस सर। खत्म हो गया सवाल। ये इसी साल का सवाल। चलिए निकालते हैं फटाफट। मोल्स बताइए जल्दी से कैसे निकलेंगे। मोल्स ऑफ C7H5N3O6 कितने होंगे? 681 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। यार ये तो याद ही नहीं। कितना आएगा? 7 × 12 84। 5 N3 कितना हुआ? 42 और O6 कितना हुआ? 90। 9 2 11, 11 और 6 17, 11 और 6 17, 1 9 4 13 227। सही कर रहा हूं क्या? 227 227। अरे यार सही तो हो गया। देखो 3 आ गया ये। 3 मोल। बहुत बढ़िया, 3 मोल्स हो गए। यानी मेरे पास इस आदमी के 3 मोल। अगर इस आदमी के 3 मोल तो जल्दी से बताओ कार्बन के। शाबाश, 21 मोल। 3 इंटू सबस्क्रिप्ट हाइड्रोजन के 5 × 3 15 मोल्स। नाइट्रोजन के 3 × 3 9 मोल्स। ऑक्सीजन के 9 मोल। 18 मोल्स। क्लियर है यहां तक? आप बताइए सवाल में किसके बारे में बात करनी है? नाइट्रोजन एटम्स की बात करनी है। चलिए सर यहां से आगे बढ़ते हैं। अगर नाइट्रोजन के मोल पता चल जाए तो एटम्स कैसे निकलते हैं? अवागाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके। क्लियर है? खत्म हो गया। यानी 9 × 6 × 10⁻23। ये आपका आंसर आ गया ना। 6 मतलब हमने अवागाड्रो नंबर को 6 ले लिया, तो दिस इज 9 × 6 × 10⁻23। इट विल बी 54 × 10⁻2 × 10⁻21। so this will be 5400 × 10⁻21। बताओ समझ में आया क्या किया मैंने? और क्योंकि मुझे आंसर इस फॉर्म में चाहिए ना, 10 की पावर 21 में चाहिए, तो 10 की पावर 21 को अलग कर दे तो व्हाट इज x? 5400 इज x। अब इस सवाल में कुछ भी पूछ सकता था। कार्बन के बारे में पूछ सकता था, हाइड्रो, किसी के बारे में कुछ भी पूछ सकता था, कुछ भी पूछ सकता था। बस वही वाली कहानी है कि आपको अगर सैंपल दिख गया तो आप सबसे पहले सैंपल के अंदर अगर आप घुसना चाहते हैं तो सबसे पहले सैंपल के मोल बता दीजिए। मोल आते ही मुझे हर एटम के मोल पता चल जाएंगे, और जैसे ही हर एटम के मोल पता चलेंगे उनका मास, उनके नंबर शंबर जो कहेंगे सब निकाल। क्लियर है भाई? मैथ्स समझ में आया बेटा? आर्शदीप क्लियर है? यस सर। आगरा में किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है बेटा। लवली? Yes, sir. चलो एक और कर लेते हैं। ये वाला मैं तुम्हें रिएक्शन लिख दूंगा क्योंकि अभी तुमने क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है, तो मैं तुम्हें इसकी रिएक्शन, हालांकि थोड़ा बहुत तुम्हें पता है। सब लोगों को पेंट-1-ईन नाम सुना है कभी? पेंट-1-ईन। अगर कोई तुमसे पूछे पेंट-1-ईन कैसे बनेगा तो बना लोगे? शक्ल उसकी बना सकते हैं। 5 कार्बन है तो पेंट-1-ईन बनाया जा सकता है। मतलब सब लोग एक बार देखना, सब लोग मानते भी होंगे ये पेंट-1-ईन। ये दिस इज पेंट-1-ईन। क्लियर है? यस सर। और ये जो पेंट-1-ईन, इसका फॉर्मूला भी 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो दिस विल बी C5H10। ये हमारा पेंट-1-ईन। ठीक। अच्छा, अब ये जो पेंट-1-ईन है, ये कह रहे हैं ये ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कर रही, और ब्रोमीन से रिएक्ट करने से ये जो बनाएगी, अभी तुम्हें रिएक्शन नहीं पता है, मैं रिएक्शन लिख देता हूं। ब्रोमीन से रिएक्ट करने के बाद ये ऐसा कुछ बनाए। सिर्फ अभी हम लिख रहे हैं, तुम्हें ये अभी याद करने की जरूरत नहीं है। ये इस बार जेई के पेपर में पूछा गया था, तो क्योंकि बच्चे सारा सिलेबस पढ़ के जाते हैं तो उनको ये पता था। बहुत कॉमन सी रिएक्शन है कि जब किसी एल्कीन पर ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो इस तरह का एक कंपाउंड, मतलब ये आगे जगह नहीं थी तो मैंने ऐसे टेढ़ा करके लिख दिया, ये कंपाउंड बनता है। लेकिन काम की बात क्या है? काम की बात यह है कि अगर मेरा 1 मोल है तो ब्रोमीन का भी 1 मोल लगेगा। ये है काम की बात, बस बात खत्म। दिस इज माई बैलेंस इक्वेशन। यानी 1 मोल पेंट-1-ईन reacts with 1 mole of bromine to give this उल्टा सीधा कंपाउंड। क्लियर है ये?
अब ये बताइए, क्या 5 ग्राम से पेंट-1 का मोल निकल आएगा? मॉलिक्यूलर वेट तो दिख ही रहा है, मोल आ जाएगा। और जितने इसके मोल होंगे उतने ही ब्रोमीन के मोल भी लगेंगे, क्योंकि 1 मोल से रिएक्ट करता है, तो उतने मोल से रिएक्ट करेगा। ब्रोमीन के मोल आ गए, खेल खत्म हो गया। यही पूछा गया था, कितना ब्रोमीन लगेगा। सोचिए, ये सवाल पूछा गया इस साल के पेपर। यानी सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं? मोल्स ऑफ पेंट-1 कितने दे रखे हैं? 5 डिवाइडेड बाय, किसी ने निकाला क्या ये? 70 इतने मोल। और यही आपके मोल्स ऑफ ब्रोमीन भी हो जाएंगे। मोल्स ऑफ ब्रोमीन भी इतने ही कंज्यूम होंगे, 5/70 मोल्स। तो वेट कितना कंज्यूम होगा? वेट ऑफ ब्रोमीन 5/70 इंटू 160 ग्राम, ये आंसर आ गया। ब्रोमीन का एटॉमिक वेट 60, एटॉमिक वेट इज 80, ये सवाल में दिया गया। एटॉमिक वेट और आपको क्योंकि Br2 चाहिए, तो Br2 विल बी 160। सो अल्टीमेटली द वेट ऑफ ब्रोमीन कंज्यूम टू कन्वर्ट दिस 5 ग्राम पेंट-1 into 1,2-dibromopentane इज दिस मच। खत्म। अब तुम बताओ, ये ठीक है, तो हो सकता है थोड़ा सा इस सवाल को करने में सर हम शायद अभी ना कर पाते, क्योंकि हमें शायद रिएक्शन का आइडिया नहीं है कुछ भी। लेकिन सोचो, अगर किसी बच्चे को ये पता है कि रिएक्शन क्या हो रही है, उसके लिए कोई सवाल मुश्किल है इस तरह के? तो इससे ज्यादा मुश्किल सवाल तो अभी किए तुमने। और ये सब इस साल के सवाल है, मतलब ऐसा नहीं मैं कहीं से हवा से लेके आऊं, ये सब पूछे गए सवाल है। 4-4 नंबर देके जाते हैं, और इन्हीं से परसेंटाइल में इंप्रूवमेंट भी आती है। लेकिन फिर वही वाली बात आती है, ये फिर मुश्किल नहीं है। मतलब तुम ऐसा मत सोचना कि तुमने कर लिया तो कोई नहीं कर पाएगा, ऐसे सोचना कि बहुत सारे बच्चे करके आएंगे, है ना। तो ये वो सवाल नहीं है जो बहुत ज्यादा अंतर क्रिएट करेंगे। हाँ, ये अंतर तब क्रिएट करेंगे जब तुम ना कर पाए, तो समझ लो, तब बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करेंगे, क्योंकि इतने सारे लोग तुमसे ऊपर निकल जाएंगे कि उनको पिछाड़ना फिर मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पेपर के बारे में हमेशा एक ही बात बोलता हूं मैं, आसान तो करना ही करना है, क्योंकि उसको गलत कर दिया तो बर्बाद हो गए, फिर तो कुछ कर ही नहीं सकते। सर, एक सवाल आसान, ये वाला सवाल अगर मैं गलत कराऊं तो कितने लाख लोग मेरे ऊपर निकल जाएंगे। आप सोचिए ना, मतलब कम से कम 1 लाख लोग मेरे ऊपर निकल जाएंगे, कैसे कवर करूंगा उनको? बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, ठीक। यानी जैसे ही मैं ये सवाल गलत करूंगा तो मैं पिछाड़ नहीं पाऊंगा लोगों को, मेरे लिए बड़ा मुश्किल। सो इसको तो सही करना ही है मुझे। हाँ, अगर मैंने उन 5 मुश्किल सवालों में से कोई एक मुश्किल सवाल अगर सही कर दिया, तो मैं लाखों के ऊपर खड़ा हो जाऊंगा, क्योंकि वो तो सब नहीं कर पाएंगे। अब लोगों को मुझे पिछाड़ना मुश्किल हो जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूं? यानी आसान गलत कर दिया तो कहीं कुछ कोई स्कोप ही नहीं है, बर्बाद हो गया, ठीक। और अगर मुश्किल में से कुछ मुश्किल सही हो गए तो आपको कोई नहीं पिछाड़ पाए। इसलिए लेवल ऐसा इंप्रूव करना है हमें अपना, कि गंदे तो करने ही है, गंदे तो छोड़ ही नहीं सकते आप, वो तो करने ही करने हैं। आपको अपने मुश्किल सवालों को भी पकड़ना है। अगर वो मुश्किल सवाल पकड़ में आ गए तो कोई नहीं पिछाड़ पाए। तो इसलिए ये सवाल इतना मुश्किल नहीं, इसलिए इसको सारे लोग करेंगे। हमें सिर्फ इतना कॉन्शियस रहना है कि हमारा आंसर सही निकले, हमसे जल्दबाजी में गलती ना हो, क्योंकि ये गलत हो गया तो हम बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना पड़ता है। चलिए एक और कर लेते हैं, ये देख लेते हैं जरा जल्दी से। 30 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कंबशन हो रहा है, उसका 0.2 ग्राम CO2 बन रही। यानी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि मेरे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऐसे ही तुम जानते हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब तो ये हो गया कि उसके अंदर कार्बन है, और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का दुनिया भर का ड्रामेबाजी की आपने, रिएक्शन वगैरह कराई, पता नहीं क्या कराया, CO2 बनी और साथ में पानी बना। ये बना CO2 के जो ग्राम बने वो 0.2 ग्राम बने, और जो पानी के ग्राम बने वो 0.1 ग्राम। आपसे पूछ रहा है कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का टोटल वेट 0.3 लिया गया था। आपको ये बताना है इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन की परसेंटेज क्या है और हाइड्रोजन की परसेंटेज क्या है। तुम क्या ये जानते हो कि अगर मुझे ये पता चल जाए कि कार्बन का कितना वेट है इसके अंदर, तो टोटल वेट तो दे ही रखा है कंपाउंड का, अगर उसके अंदर कार्बन का वेट पता चल जाए तो कार्बन की परसेंटेज निकल आएगी। तुम बताओ, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की सारी कार्बन कंबशन के बाद कहां चली गई? क्या CO2 के मोल दिखते हैं? यस सर। दिखते हैं सर, हमें ग्राम देखते ही मोल दिखते हैं, हम इतना दिमाग नहीं लगाते, मोल दिखते हैं। अगर CO2 को मोल दिखते हैं तो क्या कार्बन के मोल दिखते हैं? सैंपल के वेट से सैंपल के मोल, सैंपल के मोल से कार्बन के मोल, कार्बन के मोल से कार्बन का वेट। यानी तुम्हें कार्बन का वेट दिखता है, टोटल वेट भी दिखता है, कार्बन की परसेंटेज दिखती है। नेक्स्ट, क्या तुम्हें पानी के मोल दिखते हैं? पानी के मोल से पानी के वेट से पानी का मोल आ जाएगा, पानी के मोल से हाइड्रोजन का मोल आ जाएगा, हाइड्रोजन के मोल से हाइड्रोजन का वेट आ जाएगा, और फिर वहां से भी परसेंटेज आ जाएगी। बताओ, समझे?
बिल्कुल सीधा सवाल था। यानी मैं सिर्फ एक परसेंटेज कैलकुलेट करके दिखाता हूं। परसेंटेज ऑफ कार्बन इज वेट ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय टोटल वेट इनटू 100। वेट ऑफ कार्बन कितना हुआ? वेट ऑफ कार्बन हुआ जितने CO2 के मोल हैं उतने ही कार्बन के मोल होंगे, यानी CO2 के मोल हो गए 0.2/44। इतने ही कार्बन के मोल होंगे इनटू 12। ये कार्बन का वेट होगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, देखते हैं किस किस के समझ में आता है। इनटू 100 एंड दिस विल बी माय परसेंटेज। अपने आप समझ के देख लो। 0.2/44 विल बी द मोल्स ऑफ CO2। यही मोल्स CO2 के हैं, यही कार्बन के भी मोल होंगे। कार्बन के मोल आते ही कार्बन का वेट निकालने के लिए 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कार्बन का वेट आ गया। टोटल वेट सैंपल का कितना है? 0.3। तो परसेंटेज कैसे निकालोगे? कार्बन का वेट अपॉन टोटल वेट इनटू 100। ये आंसर। बिल्कुल सेम हरकत आप हाइड्रोजन के लिए भी कर सकते हैं। हाइड्रोजन की परसेंटेज निकालनी हो तो क्या करेंगे? परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालने के लिए क्या करेंगे? वेट ऑफ हाइड्रोजन। कैसे निकलेंगे? सबसे पहले पानी के मोल निकाल लेते हैं। 0.1/18 ये पानी के मोल आ गए। पानी के मोल के दुगने हाइड्रोजन के मोल होंगे। क्लियर है? यानी हाइड्रोजन के मोल हो गए इनटू 2। फिर हाइड्रोजन का वेट निकालने के लिए 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइडेड बाय टोटल 0.3 इनटू 100 कर देंगे। ये आपकी हाइड्रोजन की परसेंटेज आ जाएगी। ये सवाल भी इसी साल पूछा गया था। कितना? 18.1। थोड़ा सा राउंड ऑफ करके बताना। 18.2। हाँ ऐसे करके बताओ। 18%। 18% व्हाट? कार्बन और हाइड्रोजन का? क्या दो ही लोग थे क्या इस कंपाउंड में? देख लो जो भी परसेंटेज आई। क्लियर है यहां तक? तो सब लोग आज जो है इन क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज करना, प्लस एक्सरसाइज 1 आज पूरा खत्म करने की कोशिश करो। कुछ भी 2-4 इधर उधर के सवाल होंगे वो हम बाद में प्रैक्टिस कर लेंगे, लेकिन ये की कोशिश करो वो सब तुम्हें आप समझ में भी आएंगे, क्योंकि हमने ये एनालिसिस भी कर ली है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो अब उससे रिलेटेड भी अगर कोई सवाल होंगे तो उनको भी प्रैक्टिस करो। तो उस एक्सरसाइज 1 को सब लोग कंप्लीट करेंगे और जो आज कराया गया है उसको एक बार रिवाइज करें। नेक्स्ट क्लास में हम कंसंट्रेशन टर्म्स उठाएंगे और मुझे लगता है 2 क्लासेस में कंसंट्रेशन टर्म भी खत्म हो जाएंगे। तो सब लोग फटाफट इसको रिवाइज कर डालते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं, अगली क्लास में फिर मुलाकात करते हैं। थैंक यू। Thank you. 6%.